बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, कामयाबी की सीढ़ियाँ, क्या बात है। एक एक कदम चढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, मगर कुछ सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आपको हर्डल्स आती हैं। कोई ऐसा पल्ला जो टूटा हुआ है, अगर एक डैमेज है तो उसका मतलब ये कि नहीं है कि आपका एक स्टेप अगर आप रख नहीं पा रहे, वो टूटा हुआ है या ख़राब है, उसके बाद आप अगला स्टेप नहीं रख सकते। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। आप उसको पार करके आगे जा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ पर किसी के साथ आपकी अच्छी बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो जुड़ते हैं और टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि अगर आपकी ज़िंदगी में से आपके कुछ ऐसे रिश्ते चले गए हैं या आपके रिश्ते कुछ टूट गए हैं तो आप फेलियर्स में शामिल हो जाएं। अब आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, या फिर अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, या काम में या बिज़नेस में अगर मैं आपसे बात करूं, एक नाकामी जो है वो अगर आप एक्सेप्ट करें कि ठीक है मैं नाकाम हुआ हूँ, मगर उस एक्सेप्शन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि नाकामी ही कामयाबी की सीढ़ी होती है। नाज़रीन, मैं कुछ बड़े बड़े नाम हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल देके यहाँ पे थॉमस एडिसन की बात करूँगी। उनकी एग्जाम्पल बहुत बड़ी है। वो जहनी तौर पर इतने कमज़ोर थे, आपको पता है, उनको उस्ताद ने स्कूल से निकाल दिया, उन्होंने कहा निकलो। बाद में उन्होंने बल्ब ईजाद किया, 1000 नाकाम तजुर्बे किए थे उन्होंने। उसके बाद आप देखें, अब वर्ल्ड डिज़नी की बात कर लें, उनको अखबार की नौकरी से निकाल दिया था कि चलो भाई अब वर्ल्ड डिज़नी का एक ऐसा नाम है, देख लें। अब जेके रोलिन, उनके बारे में भी उनको भी ऐड करूँगी। हैरी पॉटर की खालिक थी, उनको देख लें आप। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो इब्तदाई साल हैं वो सारे गुर्बत में गुजारे थे। वो देख लें क्या सिचुएशन थी उनकी ज़िंदगी की। और उनकी जो किताब है वो कामयाब तरीन सीरीज़ में। फिर वो एप्पल वाले स्टीव जॉब, उसको कैसे भूल सकते हैं, वो भी एक बड़ी एग्जाम्पल है। उनको तो अपनी कंपनी से निकाल दिया था। देख लें, स्टीव जॉब ने ऐसे काम किया, ऐसी स्ट्रगल की कि हैरान कुन जो है काम, उनकी कामयाबी के सीढ़ियाँ देखें कैसे उन्होंने आगे बढ़ी, कैसे गई। और वो याद है आपको क्या क्या नाम था उनका, ओपरा, टीवी शो से निकाल दिया था ना कि ये जो हमारी टीवी है ना इसके लिए नहीं है। फिर देखिए ओपरा को सबसे बड़ी एंकर, सबसे बड़ी होस्ट बनी। क्या बात है यार, क्या बात है। तो ये कामयाबियाँ ना आपकी ज़िंदगी की नाकामियों के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि नाकामी के बाद वो कहते हैं ना ठोकर खा के बंदा सीखता है, तो ठोकर से सीखे। एक और बंदा मुझे याद आया, वो कोनील सैंडर्स, KFC के बानी, उनको कैसे भूल सकते हैं। हर वक्त खाते पीते रहते हैं, बच्चों को खिलाते रहते हैं। उनके एग्जाम्पल भी तो देखें, उनकी तरकीब को देखें। 1000 मरतबा मुस्तरद किया गया था और 60 साल की उम्र में उन्होंने पहली कामयाबी हासिल कर ली थी आराम से। तो फिर 60, यार हम तो कहते हैं 60 में बस हम गए, हमारा कुछ भी नहीं है। 60 साल की उम्र में तो हम 30 साल की उम्र में शुरू होते हैं अपने बच्चों को कहना हम मरने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। भाई मायूसी, खुदा के लिए मायूस ना हो, खुदकुशियाँ ना करें, हिम्मत करें, बढ़े। कितनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल ले दी। नाकामियों से कैसे निपटें, कैसे निपट के आगे बढ़ें। जिस बंदे को मैंने बुलाया ना, मेरी बातों से कुछ असर नहीं होने वाला, ना मेरी एग्जाम्पल्स देने से। देखें, ऐसे लोग मुझे लगता है कि जो आपकी ज़िंदगी में ना लाइफ चेंजिंग हों और आपकी ज़िंदगी को बदलने में बड़े हाथ हों उनके, तो वो कुछ ऐसे, मैं एक बल्कि हमारे 2-3 दिन पहले भी एक मेहमान आए थे, वासिफ अली वासिफ साहब के बेटे काशिफ साहब, मैं उनके साथ भी डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा वो इंसान इस दुनिया में नाकाम है जिसका कोई उस्ताद नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में ना एक अच्छा उस्ताद ढूंढना चाहिए। उस्ताद से क्या मिलती है आपको, सोबत, गाइडेंस, मोटिवेशन, ठीक है। तो हमारे पास भी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो जब बोलते हैं तो मुझे लगता है ये यूथ जो है ना, ये अपने अंदर बड़ा चेंज लेकर आती है। और पैसे शैसे की लालच वालच नहीं है उनके अंदर। वो जैसे आजकल दुकानें खुली हुई है ना, इज़ नॉट लाइक दैट। पर्सनली मैं उनसे जब मैं पहली मरतबा मिली तो मैंने उनके अंदर ये ऐसा सोल पाया, ऐसे इंसान से मुलाकात की जिसमें मुझे ये काम अच्छा लगा कि वो अपनी यूथ, अपने पाकिस्तान की फ़िक्र रखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है कुछ बने। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू डील विद फेलियर्स
और बात करने के लिए हमारे पास है कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिजा। कैसी तबीयत है सर बिल्कुल आपकी? ठीक ठाक जी। आपने तो आप तो मोटिवेशनल स्पीकर है, मुझे आज पता लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपने कमाल कर दिया सर, मैं तो बस ये पढ़ के सिमेट्री, ये अंदाज, बल्कि सबसे उसमें जो कमाल का तड़का है वो एक्सप्रेशन का तड़का। ये बल्कि सिखाएं किसी दिन मुझे भी। सर ये- क्यों मुझे आप मजाक नहीं, मैं कर रहे रियलिटी हैं? बता रहा हूँ, देखिए। सर मैंने कहा ओपरा को निकाला गया था, मुझे भी निकलवाएंगे नहीं, क्या नहीं, कह नहीं, रहे नहीं, नहीं, हैं? यार कमाल कर मुझे दिया। निकलवाएंगे, मुझे लगता है पक्का। ना करे सर, बेचारी वो तो बन गई, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैंने घर बैठ के से बच्ची पाल ली है, ये लगी लगाई बेचारी मासूम सी मेरी नौकरी है। अच्छा ये देखें, हम बात करेंगे आज फेलियर्स के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपके अलावा मुझे नहीं लग रहा था कि यूथ को कोई समझा सके, क्योंकि फेलियर्स हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहले सुसाइड की तरफ चले जाएंगे, ड्रग्स में लग जाएंगे, बुरी आदतों में लग जाएंगे, या फिर घर में आइसोलेट हो जाते हैं, बात नहीं करते किसी से, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो अब ये जो टीन एज है, टीन एज के बाद जो एक हमारी सिचुएशन शुरू होती है जब बच्चा कुछ बनने की कोशिश करता है, तो उसमें पहले तो अपनी मैं से लड़ रहा होता है, आपको भी पता है। अब इस सिचुएशन में अगर कोई फेलियर है किसी एग्ज़ाम में, किसी जॉब में, तो हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं? अच्छा देखें फिजा, एक दुनिया की जितनी किताबें कामयाबी के मौजू पे लिखी गई हैं, वो एक मौजू, मजमून और चैप्टर के बगैर अधूरी हैं। यानी हर किताब, हर फ़लसफ़ा ये बताता है कि आप बग़ैर नाकामी के कामयाब नहीं हो सकते। यानी ये सोचना ही सिरे से गलत है कि आपने कदम उठाना और कामयाबी 21 तोपों की सलामी के साथ आपको वेलकम करेगी। अच्छा, कामयाबी तक पहुंचने में नाकामी ने आना ही आना है। क्यों आना है? इसमें नेचर, कुदरत का जो निज़ाम है, बहुत बड़ी हिकमत है। हमारी कई तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग, कई तरह की ट्रेनिंग, कई तरह की ग्रूमिंग नाकामी से होती है। मैं यहाँ तक कहूँ, ये बड़ा ही एक, कह लीजिए, बड़ा जुमला बोलने लगा, हम कामयाबी को संभालने के काबिल ही नहीं होते जब तक नाकाम नहीं होते। अच्छा, यानी वो कामयाबी का बोझ जो हमने कभी संभालना है, उस कामयाबी के बोझ को हमारे वो मसल्स जो संभालेंगे वो मजबूत होते हैं नाकामी से। तो रास्ते की हर्डल्स, रुकावटें, क्रिटिसिज्म, फेलियर, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, ये इस गेम का हिस्सा है। अच्छा, यानी ये नहीं कह सकते। मैं आपको एक बड़ा सादा सा एक सवाल पूछता हूँ, आपने मुझे बताना है कि सुनने वाले भी ये मेरी बात को सुन के फैसला कर सकते हैं कि आप चाहते हैं सारे प्रॉब्लम्स ना ख़त्म हो जाए, ना बिल आए, ना इलेक्शन, ना एस्टैब्लिशमेंट, ना बीवी, ना बच्चे, ना कह लीजिए कोई आपको टैक्स पड़ रहा है, ना जनाब कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, दुनिया का कोई आप चाहती हैं? नहीं, आप नहीं चाहती। शुक्र, आप कहीं चाह रहे होंगे। अच्छा, मैं वो कैसे? जगह बताना चाहता हूँ क्या? जहाँ कोई मसला ही नहीं है, ये वाले सारे प्रॉब्लम नहीं है। उस जगह का नाम है कब्रिस्तान। जिंदा इंसान के साथ ये प्रॉब्लम्स रहने हैं। हर दौर के जो चैलेंज हैं वो हमें फेस करने पड़े। आज का फिर प्रोग्राम क्योंकि थोड़ा वक्त है, मैंने भी कहीं जाना था, लेकिन मैं नेक्स्ट में ना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दुनिया में जो टोटल प्रॉब्लम्स हैं वो 11 है, अच्छा, 12 नहीं है जी। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है ना, सारी की वो total सारी, 11 का मिसाल मैं आपको देता हूँ ना जी, एक मिसाल दे देता हूँ, जायका चखा के ना मैं भागूंगा ना। जो पैसा है ना, वो आपके जिंदगी के 80% प्रॉब्लम हल कर देता। अच्छा, 80%, हाँ, 100% नहीं मैंने कहा। नहीं, हाँ, और जो रिमेनिंग है ना 20%, वो आपके एटीट्यूड से हल हो जाते हैं। अच्छा, जितने दुनिया के ताले आपने खोलने हैं, 80% पे जो की लगती है ना, वो पैसा। अच्छा, मिसाल लीजिए, प्रोग्राम खत्म हुआ, फिजा ने सोचा दुबई ना निकले, तो आपने टिकट ली है जस्ट। पैसे ने पूरी कर दी ख्वाहिश। अच्छा, वहां जाके आपको पता लगा कि अगली फ्लाइट छूट गई है। हाँ, अब जेब में पैसे, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट ले लेता हूँ। यानी अगला जो लॉक है उसकी चाबी आपके पास है। प्रॉब्लम आया, आपने कहा कोई, उन्होंने कहा जी फूड आपको नहीं मिलेगा, मैं कहती मैं परचेज कर लेती हूँ। बैग आपका पाकिस्तान रह गया, आपने कहा जी मैं नए कपड़े खरीद लेती हूँ। हाँ, ये कैसे हो रहा है? अब अगली जो बात है, 20% है एटीट्यूड। अच्छा, बड़े काम ऐसे हैं, आप उसे जाके काउंटर पे कहेंगे ये लो पकड़ो पैसे, नेक्स्ट टिकट दो, वो कहता है चल भाग। मैं नहीं देता। आपने पैसे छोड़े, आपने कहा मैं रिक्वेस्ट कर, मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में मुसाफिर हूँ, हाँ, मेरे चंद जुमले हैं आपसे, इस मुश्किल में पैसे तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपसे अर्जी पेश करना चाहता हूँ, मुझे नेक्स्ट टिकट दे दीजिए। वाह, 20% प्रॉब्लम हल हो गया। उसे रहम आ गया। एटीट्यूड, उसे नहीं पता कि कासिम अली शाह कौन है, फिजा कौन है। उसने कहा जी मसला हल कर देते हैं, बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है। आपकी 80% प्रॉब्लम पैसे से 20, अब उल्ट करते हैं। हाँ, कई जगह पे 80% प्रॉब्लम एटीट्यूड से हल होते हैं। कोई एक और एग्जांपल दे दे। मैं तो मिसाल एक देता हूँ आपने, आपको।
एक साहब थे, वो पुलिस में थे, एक साहब बिजनेसमैन थे। तो वो बिजनेसमैन साहब ने कहा कि जी सारी पुलिस बिक जाती है, हालांकि गलत है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जी पैसे से ही मसले हल होते हैं। उनका ये सिर्फ मिथ था। मैं मिथ इसलिए कह रहा हूँ, ये बिलीव नहीं होना चाहिए कि पैसा ही हर मसले का हल है। अच्छा। तो खुदा का करना, चंद दिन बाद इन्हीं ऑफिसर के पास उनका केस आ गया। अच्छा। ये पैसे नहीं लेते थे, इन्होंने इनकार कर दिया। अब वहां पर सिर्फ एक ही चीज थी, वो रिक्वेस्ट थी। वाह। पैसे तो साइड पे चले गए ना। सही। और जब तक इनकी ये ईगो नहीं टूटी जो पैसे पे खड़ी थी, हमारी जो ईगोज होती है ना, वो खड़ी होती हैं किसी चीज पे। यानी मैंने फर्ज कीजिए बुलंदी पे देखना है, मैं यहाँ चढ़ के भी देख सकता हूँ, यहाँ चढ़ के भी देख सकता हूँ, मैं इस टेबल पे भी बैठ सकता हूँ, दूर तक देखने के लिए। हम कुछ देखने के लिए ईगो पे खड़े होते हैं, ईगो के स्टूल पे। ईगो खड़ी होती है बाज़ औक़ात पैसे पे, ईगो खड़ी होती है अक्ल पे, ईगो खड़ी होती है इल्म पे, ईगो खड़ी होती है खूबसूरती पे, ईगो खड़ी होती है फेम पे, ईगो खड़ी होती है पावर पे। और ईगो बाज़ औक़ात खड़ी हो जाती है, वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं हूँ। वाह सर, ये भी वहम है एक सवाल और भी बीच में ऐड करूंगी। अभी जो हमारी नौजवान नस्ल है, अब ये तो बेचारी अभी ना काम कर रही होती है, ना उनके पास कोई जॉब होती है, ना इतने को घर से पॉकेट मनी अब्बा की तरफ से मिले होते हैं कि जो खर्चे वर्चे करें और बोले मेरे सारी प्रॉब्लम्स पैसे से दूर हो जाएगी। अब उनकी सिचुएशन किस तरह से डिफरेंट होगी, ये वो तो आपने एग्जाम्पल दी जो कामयाब है। अब वो जो अभी कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है, जिनको स्टेप्स आगे बढ़ना है, उनके लिए क्या है? देखिए, मैं फिर एक कोर सिचुएशन आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, ये समझाने के लिए जो सवाल है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं जी पैसे भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है, लोकल्स पे सफ़र करना पड़ता है, और कॉलेज की बस मुझे लेती है, ले ले, छूट जाए तो पैदल जाना पड़ता है, और 8 किलोमीटर दूर जाके स्कूल है, 12 किलोमीटर दूर जाके यूनिवर्सिटी है। ये कहानी है, इस तरह की सच्ची कहानी है। देखें जी, तब आपके पास 2 पावर्स हैं। अच्छा, क्या? उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। कौन कौन? एक है मेहनत की पावर, अच्छा, और दूसरा ख्वाब देखने की पावर। अच्छा, ख्वाब आप देखिए, ख्वाब देखने के लिए आपको अमीर और गरीब का बच्चा बराबर ख्वाब देख सकता है। अच्छा। बल्कि गरीब का बच्चा तो अपनी महरूमी से और बड़ा ख्वाब देखता है। मतलब जो नौजवान है ये ख्वाब देखे, ख्वाब देखे, उसकी वजह क्या? देखिए, हमारी जो उम्मीद है ना, उसका ताल्लुक कल के साथ है। दुनिया का कोई बंदा उससे कल छीन लीजिए, वो ना उम्मीद हो जाएगा। जैसे आप ख्वाब देखते हैं ना, तो एक विंडो खुल जाती है कि मेरा एक मुस्तकबिल है। जिसका मुस्तकबिल है ना, वो ना उम्मीद नहीं हो सकता। ये जो पूरी सोसाइटी ना 22-24 करोड़ इस वक्त लगता है सारी डिप्रेशन में लगता है, और ना उम्मीद है, और पता नहीं क्या हो जाएगा, और इतना क्योस है। इसकी वजह ये हमें कल नहीं दिख रहा, हमें कल नहीं दिख रहा। गल्फ को ना, ये पास है गल्फ, उनको 2030 के विजन्स गोल्स दिख रहे हैं। ट्रम्प आया ना, पूरी दुनिया को गोल्स दिखने लग पड़े। अब ये हैं हमारे नेशंस के। हमारा प्रॉब्लम है कि हमें कल नहीं दिख रहा। जब नेशंस को कल नहीं दिखता, तो पूरी पूरी नेशन जो है मॉरली नीचे चली जाती है। क्या बात है। जब घर वालों को, पूरे घराने को नहीं दिखता, कुछ घरों में ना फ्यूचरिस्टिक नहीं होते घर वाले, कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, बस जी देख लेने, हो जाएगा, कर लांगे, उनके ये डायलॉग्स होते हैं। सो जब भी फ्यूचर नहीं होगा, होप नहीं होगी, होप नहीं होगी, तो आप जितने मर्जी मेहनती हैं, आप मेहनत करना छोड़ देंगे आखिरकार। सो गरीब या जिसके पल्ले कुछ नहीं है, मेहनत करना और ख्वाब देखना, उससे कोई नहीं छीन सकता। क्या बात है जी। ख्वाब बुने, ऐसी ब्रेक भी लेंगे, और साथ साथ में बता दूं, हम लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो वक्त गुजर गया बेटा वही अच्छा था, हमारे ज़माने में तो जो वक्त गुजरा है हमारा तो सबसे अच्छा वही वक्त है, अब तो पता नहीं क्या दौर आ गया। नहीं, ये देखें, ये तो वादा हमें हमारे अल्लाह ने भी हमारे साथ किया है कि जो वक्त गुजर गया वो अच्छा था, मगर जो आने वाला वक्त है वो उससे भी बेहतर देगा अल्लाह। और इसका ईमान और इसका तकवा हमने रखना है, और इसकी उम्मीद रखनी है। और सर की बात मैं आगे बढ़ाऊंगी कि वाकई ख्वाब देखें, बुने तो ख्वाब देखेंगे, बुनेंगे तो आने वाला कल अच्छा होगा ना। टेक अ ब्रेक। हाउ टू डील विद फेलियर, इसके ऊपर बात करें। कॉल शामिल कर सकते हैं हम आपकी प्रोग्राम में। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी जो नाकामियां हैं उसको बैलेंस कर सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद मायूसियाँ जो हैं वो बढ़ नहीं जाती, उनका ग्राफ ऊपर नहीं चला जाता? अच्छा देखिए, नाकामी का मैंने एक फ़ायदा बता दिया, बताएं क्या है? यही कि आपने नाकामी अगर आपको मिलती है तो फिर आगे आपके लिए रास्ते वसी हैं और आप आगे बढ़ेंगे। हो जाती है जी, मसल्स मजबूत हो जाते हैं। ठीक। नाकामी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा और है जो इस सवाल के जवाब में जुड़ा है। नाकामी में कोई लर्निंग पड़ी होती है हमारी। अच्छा। यानी कुछ ऐसा है जो हमने सीखा नहीं था, और कुदरत के निज़ाम में हमें नाकामी का ख़त आ गया, उस ख़त के अंदर कोई लर्निंग पड़ी हुई है। जैसे ही हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, और ये देखते हैं कि इसमें हमारे लिए मैसेज क्या था,
तो हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों की नाकामियां बड़ी होती हैं, सीखा नहीं होता। जब नाकामियां हैं और सीखा नहीं है तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगी कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आप सीखना शुरू कर दीजिए, आप नाकामियों को सलाम करेंगे, आप शुक्रिया अदा करेंगे कि अगर ये ना आती तो मैं यहाँ ना पहुंचता। सो वो तमाम की तमाम, आपने एडिसन की बात की, एडिसन का सबसे बड़ा कमाल मैं आपको बताऊं, एडिसन का ये जुमला बड़े कम लोगों को पता है। एडिसन की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि एडिसन की टोटल जो इन्वेंशंस थी वो थी 1249, 1250 इजादात, जिसमें से हमें सिर्फ बल्ब पता है। हाँ। टोटल 1250। और आप देखिए कि ये जो स्टिकी नोट होता है ना छोटा सा, अगर बंदा ये इन्वेंट कर दे ना, कितनी छोटी चीज है, हाँ। तो उसे भी नोबेल प्राइज मिल जाते हैं एक इन्वेंशन से, कि आधे पेपर पे कुछ लगा हुआ है, हाँ। स्टिकी, और आधा ठीक है, ऐसे उस पर नोट किया जा सकता है। 1249 इजादात करने वाले से किसी ने पूछा कि एडिसन तुमने इतनी इजादात कैसे कर ली? हाँ। उसने कहा मैं जब इजाद करता हूँ फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, वाह। मैं अगला गोल बना लेता हूँ। अच्छा, वो ये नहीं चेक करता कि मैं फेलियर हो गया हूँ, नहीं, मैं नाकाम हूँ, या अचीव किया, हाँ, अचीव किया, अचीव करने के बाद नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। हमारे साथ हमारी साइकोलॉजी क्या है फिजा, हम क्या करते हैं, कामयाबी के बाद डंडोरा पीटते हैं, पोस्ट लगाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टियां चलती हैं, सो ईगो जो है उसका साइज और बड़ा हो जाता है, सो नई अचीवमेंट नहीं आती। तो जिस बंदे को लगता है अभी तो बहुत कुछ बाकी है, हाँ, देखिए ना, अगला जुमला सुनिएगा जी, न्यूटन का जुमला। हाँ। न्यूटन, जिसको दुनिया के मौसर तरीन लोगों में उसका दूसरा नाम है, माइकल हार्ट की किताब दी 100 में सेकंड नेम, दुनिया के अंदर जो इर्तिका का अमल है, किसी ने अगर तेज किया तो दूसरा नाम न्यूटन का है। न्यूटन का जो इल्म है, उसके 3 लॉज ऑफ मोशन है और जो कुछ भी है, फिजिक्स का फादर है वो कहता है कि मेरा इल्म एक समुंदर के किनारे जो चंद कंकर हैं जो हाथ में आ सकते हैं उतना है। समुंदर पड़ा है और चंद कंकर मेरे हाथ में, अच्छा। यानी लाइल्मी का एहसास इतना है। या। हमें जब कामयाबी मिलती है ना तो हमारे अंदर ईगो का साइज एलिफेंट जितना हो जाता है। आए हाय, वाकई। हमें लगता है बस जी बल्ब बनाना था। फर्ज करें अगर पंजाबी होता ना एडिसन, या पाकिस्तानी होता थोड़ा सा, तो उसने बस बल्ब ही बनाना था। 1248 इजादात नहीं होनी थी, क्योंकि लोगों ने उसको, किसी हाउसिंग वाले ने प्लॉट दे देना था उसको, किसी ने ढोल पीटना था, सही। प्रोग्रामों में बुला के हमने मॉर्निंग शोज में उसकी मत मार देनी थी कि एडिसन साहब आपने बल्ब कैसे इजाद किया। और वो एक ही स्टोरी सुना के सबके कान जो हैं वो पक जाते और वो भी थक जाता और अगली इजाद ना होती। उसने कहा जी मैं अचीव करता हूँ फिर मुड़ के नहीं देखता, मैं नेक्स्ट की तरफ, व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मेरी वही सलाहियत जो इनोवेट करने की है, इनिशिएटिव की है, क्रिएटिविटी की है, लेटरल थिंकिंग की है, मैं उसी को इस्तेमाल करके नेक्स्ट इन्वेंशन करता हूँ। सो अब नाकामी जो है ना, नाकामी को पहले ये समझिएगा, नाकामी असल में प्रॉब्लम क्यों है दुनिया भर में और पाकिस्तानी सोसाइटी में ज्यादा। वैसे उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ब्लेम किया जाता है, इंसल्ट की जाती है, ताने मारे जाते हैं। हमें नाकामी का इतना खौफ नहीं है जितना सोशल प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे। सर हम तो अपने बच्चे को पहले से कहते थे ना, अगर किसी क्लास में उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, अच्छा ग्रेड नहीं आया, हम पहले बच्चे को कहते हैं कर ही नहीं सकता, हाँ। बढ़ ही नहीं सकता। अब हम बच्चे को जो कहते हैं वो मानता है ना। मैंने कई बार बोला है, हम बच्चे को कहते हैं भूत आ रहा है, बच्चा मानता है। हम कहते हैं बच्चे को चुड़ैल आ रही है, मानता है। परियां आ रही है, मानता है। जब हम कहते हैं ये नहीं कर सकता तो वो उस बात को मानता है, वो आगे नहीं करता कुछ, वो कुछ नहीं बनता, वो कहता है मैं कर ही नहीं सकता, मेरे तो माँ बाप कह रहे हैं। ये हम उसको पहले पढ़ा देते हैं क्योंकि वो मानते हैं जो हम कहते हैं। तो हम तो अपने बच्चे की परवान ऐसे चढ़ा रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए इसका नुकसान क्या हो रहा है, आपको बच्चों में सुसाइड मिलेगी, आपको बच्चों में डिप्रेशन मिलेगा। हाय हाय हाय। अच्छा, दुनिया में तो जो घर के पेट्स हैं उनमें डिप्रेशन चला गया ना सर, क्या हुआ? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन से होता है ना। आपने देखा रात में ना, शाम में अगर एक जमाई लेता है सामने वाला भी जमाई ले लेता है। हाँ, ये होता है, रिफ्लेक्सेस है ना। हाँ। एक को जब डिप्रेशन होता है ना घर में तो कईयों को हो जाता है। हाँ। उसके इफेक्ट्स हैं, उसके साथ डील करने वालों को हो जाता है। अगर एक बंदा टॉक्सिक है ना, दूसरा खुद ब खुद टॉक्सिक हो जाएगा, दूसरे का दिल करेगा मैं मार ना लूं खुद को। वजह क्या है, जो उसकी श्वाएं है ना, जो उसका ओरा है वो नेगेटिव है। तो टॉक्सिसिटी जो है वो भी कोविड की तरह एक से दूसरे को लगती है। अच्छा, किसी ने बड़ी शानदार बात की नाकामी पे ना, ये कोविड के दिनों की बात थी और मैंने इस पे फिर एक लेक्चर दिया। सारी दुनिया मास्क यहाँ लगा रही थी, तो किसी ने कहा नहीं 2 मास्क खरीदे, एक यहाँ लगाए एक यहाँ लगाए। क्यों? बड़ा कुछ सुनने वाला नहीं है। आहा, वाह, बात सही है। अच्छा, कुछ बच्चे काम करते हैं, कुछ लड़के लड़कियां, जैसे ही कोई काम किया उसके बाद ना फौरन कोई ना कोई नतीजा निकले, एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं कि अब ये क्या जो कामयाबी है, क्या उसका एक्सपेक्टेशंस ये फौरन रिजल्ट है, फौरन रिजल्ट। अच्छा देखिए, 2 इसके हिस्से बन जाते हैं बातचीत के। एक तो ये बन जाता है दुनिया में असल में
कामयाबी और इबरत, सक्सेस और फेलियर, इसकी स्पीड तेज हो गई है। अच्छा। ये हो गई, ये पहले नहीं था। जब मैं सेल्फ हेल्प पढ़ना शुरू मैंने किया ना ऐसे 20 साल पहले, उन किताबों में लिखा था कामयाबी 20 साल में मुमकिन है, 20 साल की एफर्ट के बाद कामयाबी मिलती अच्छा। है। आज की जो मॉडर्न किताबें हैं वो कहती हैं कि नहीं, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 20 years। अच्छा। ये मुमकिन है कोई क्लिक कर जाए आइडिया, ये मुमकिन है कोई उबर बना दे, कोई क्रीम बना दे, कोई गूगल मैप बना दे, कोई अचानक इन्वेंशन करे, कोई मुमकिन है अब DMIT आ गया तो सिर्फ अपने थंब ये प्रिंट्स करें अपने पोर्स को, 85% पर्सनालिटी निकल आती है, AI यहाँ पहुंच गई है। क्या बात। तो ये जो इतना बड़ा शिफ्ट आया, इससे आपको कुछ कामयाब तरीन बच्चे मिलते हैं यंग, 20, 22, 24 साल के बिलियनियर्स, मिलियनियर्स पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी हैं। आपके प्रोग्राम में कभी मैं गेस्ट बुला लूंगा, पता लगेगा जी गूगल कहता है नंबर 1 है इसका सॉफ्टवेयर हाउस और 3 बिलियन डाउनलोड है, पाकिस्तानी बच्चा। और इस लेन में आगे जाके कहीं एक यूनिवर्सिटी है जिसे एजुकेशन यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहां से पढ़ा हुआ गांव का देहाती बच्चा, ठीक है जी, और $55 मिलियन की कंपनी। अब ये नई कहानियां आना शुरू हुई हैं। क्या बात है। ये कहानियां क्यों आई हैं? क्योंकि दुनिया में एक बड़ी एडवांस चीज आ गई, उसका नाम है टेक, IT, AI। अच्छा, वैसे बताऊं, इंसानी तबीयत में है ही जल्दबाजी, ये फितरत है हमारी। यानी जैसे होता है ना जी बिल्ट इन, कंप्यूटर में जी विंडो बिल्ट इन है, ठीक है जी, इस गाड़ी में जो है जी वो कह लीजिए वाईफाई बिल्ट इन है, मिसाल है जी, इस फोन में मिसाल लीजिए कैमरा बिल्ट इन है। तो हमारे अंदर बिल्ट इन जल्दबाजी है सब में, तो इंसानों में। पेशेंस क्यों नहीं है? ये इतना बड़ा मजमून है जल्दबाजी कि कुरान में अल्लाह 103 बार कहता है सबर करो, सबर करो, सबर करो, सबर मन सब्र का, मन अब सब्र सब्र जो का, है, मन सब्र का, इतना सबर का हुक्म है कि वो इनाम बताते बताते एक इनाम ऐसा बताता है, बंदा कहता है रियली, कहता है ना चलो बेटा ये ले लो, ये लो। इनाम बताते बताते अल्लाह कहता है अगर तुम सबर करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। बस ये सबसे मैं बड़ा, तुम्हारे साथ, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। बड़ा रिवॉर्ड है। तो एक सर ये आप रिवॉर्ड। साथ ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और क्या बात की है सब्र के ऊपर, देखें वाकई अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही दिया है कि मन सब्रू का, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब सब्र करने वालों के साथ। किसके साथ? सब्र करने वालों के साथ। सब्र करें। हम भी ब्रेक के बाद आते हैं, करें सब्र। हाउ टू डील विद फेलियर्स ये हमारा टॉपिक है। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। हमें अब सॉल्यूशन की तरफ ज़रा लेके जाते हैं आपको और पूछते हैं इनसे कि फिर हम क्या करें। ये जिस तरीके से हम अपनी नौजवान नस्ल है या फिर हमारे जो लोग हैं जो कारोबार में फ़ेल हो गए, पढ़ाई में फ़ेल हो गए, ज़िंदगियों से फ़ेल हो गए, रिश्तों में फ़ेल हो गए, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? अच्छा देखिए फिजा, जैसे आगाज़ में मैंने कहा कि ये गेम का हिस्सा है, इस पे यकीन कर लें। ठीक। कुछ मोटी मोटी बातों पे यकीन करें। ये ऐसी चीज़ें अगर आपके बिलीव का हिस्सा हैं फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। पहला बिलीव, ये एक छोटा सा वाक्य है। माउंट एवरेस्ट को ना एक शख्स फतह करने की कोशिश कर रहा था, कई बार गिरा, इवन कि एक दफ़ा गिरा, वो बड़ी सख्त इंजरी हो गई, उसको चोट लग गई। जब वो गिरा ना और ज़ख्मी था, नाक से खून आ रहा था, कूनियाँ छिली हुई थी, माथा फटा हुआ था। हाँ। तो बड़ी मुश्किल से ना वो अपनी स्टिक के साथ, ऐसे दोनों स्टिक्स के साथ खड़ा हुआ। ये बड़ा फेमस वाक्य है। अच्छा। उसने उसके बाद उस चोटी को देखा, हाँ। और एक स्टिक छोड़ के उंगली उसकी तरफ की और एक बात कही। उसने कहा माउंट एवरेस्ट तुमने जितना ऊंचा होना था हो लिया, लेकिन मेरी हिम्मत अभी भी ऊंची हो रही है। तो एक दिन आएगा मैं इस टूटी कमर के बावजूद तुम्हें फतह करूंगा। वाह, और नेक्स्ट ईयर उसने उसको फतह किया। क्या बात है। फलसफा क्या कि पहाड़ की लिमिट है, आपकी लिमिट कोई नहीं है। आपकी लिमिट कोई नहीं यार, क्या बात है सर। इसी तरह मोटी मोटी कुछ और भी एग्जांपल्स दे दूसरी दें। मिसाल। हाँ, सॉल्यूशंस की। अच्छा, मुझे लगा मेडल पहनाने आ गई। नहीं सर, मैं आप इंसान, अब आपने एक मेडल फिजा की तरफ से। नहीं सर, अच्छा, दूसरी जो बड़ी बेहतरीन मिसाल है ना, देखें जो रात है ना जी, उसकी तारीकी इसलिए शर्त है कि तारों ने चमकना। यानी तारे चमक ही नहीं सकते अगर रात तारीक नहीं है। ऐसे ही है। आप अगर सिल्वर नाइट्स को देखें ना, एक ये कॉन्सेप्ट दुनिया में, अब दुनिया ट्रैवल करने शुरू हुए तो आप सेंट पीटरबर्ग चले जाइए। हाँ। रशिया, तो सेंट पीटरबर्ग में सिल्वर नाइट्स हैं। वो सिल्वर नाइट क्या है, उनकी जो फिजा रात है ना, एक तो बहुत देर से, रात 11 बजे रात होती है शुरू, ऐसे ही हमारी है, हाँ। मगरिब है, उनकी हाँ, रात 11 बजे, ऐसे ही। फिर सुबह 5 बजे वो खत्म हो जाती है। और जो रात है ना वो शाम जैसी है। अच्छा। तो उसमें तारे नहीं दिखते। तारों को दिखने के लिए अंधेरा चाहिए। हाँ। तो जिंदगी में अगर अंधेरा है तो ये चमकने का मौका है। अच्छा। अगर आपने चमकना है तो अंधेरा को बुरी चीज नहीं है। वाह। यही तो वक्त है एडवर्सिटी को मैनेज करने का। वाह। यही तो वक्त है खुद को साबित करने का कि हालात और बातें मुखालिफ थी, बड़े मसाइल थे, लेकिन मैं लगा रहा और आखिरकार मैंने किसी मंजिल को पा लिया। हाँ। अच्छा, फिर तीसरी मिसाल ले लीजिए। अच्छा। दुनिया की कोई मूवी सोचिए, कोई मूवी जिसमें विलन नहीं है, तो वो फिल्म ही नहीं है।
यानी उधर से हीरो आया, इधर से हीरोइन आई, दोनों की शादी हुई, बच्चे उन्होंने कर लिए और इचरे में घर ले लिया। अरे एक राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी खत्म हो गई। ये विलन जो है ना, हाँ। ये जिंदगी को रंगीन बनाने का जरिया, ये स्ट्रगल, स्ट्राइव, एफर्ट ये लेकर आता है। क्लाइमेक्स। अच्छा, फिर अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको मिसाल समझाने के लिए मोटरवे की मिसाल, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है आपको। अच्छा। आप स्पीड एक जैसी नहीं रख सकते। हाँ। उसमें कलर का हारने आना है। हाँ। और 60 की स्पीड लिमिट हो जानी है, 40 की लिमिट हो जानी है। बिल्कुल। अब अगर उस 40-60 की स्पीड पे जहां पर जगह जगह छोटे छोटे हर्डल्स लगे हुए हैं, स्पीड स्लो करें। हाँ। आप अगर तेज करेंगे तो खाई में गिरेंगे। हाँ। तो कुदरत की तरफ से एक मेहरबानी ये भी होती है कि बाज़ औक़ात आपको स्लो करने के लिए हाँ। क्या किया जाता है, कोई हर्डल भेज दी जाती है ताकि आप स्लो हो जाएं और आपकी बचत हो जाए। आहा। एक और मिसाल ले लीजिएगा, वाह। आपने खबर नहीं कि बचपन में पतंग उड़ाई कि नहीं उड़ाई? हाँ, हाँ, अगर बहुत। पतंग उड़ाई तो एक पतंग जो झूल लेती थी ना एक तरफ, उसको कन्नी बांधते थे, उसका वेट बैलेंस करते थे। हाँ। जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम हमारा वेट को बैलेंस करती है। हाँ। खबर हमें नहीं पता होता हमने किधर निकल जाना है, तो कुदरत की मेहरबानी होती है कि उस प्रॉब्लम के जरिए हमारा बैलेंस बनता है। अच्छा। और हम फिर ठीक चलते चले जाते हैं। नेक्स्ट मिसाल लीजिएगा, स्पीड ब्रेकर। हाँ। टोटल रोड का इशारिया 0.01% होता है हाँ। स्पीड ब्रेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए नहीं होता। हाँ। लेकिन स्पीड जब ब्रेक होती है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है कि हम जल्दी से क्यों नहीं निकल सके। हाँ। आगे ही एक ऐसा चौराहा होता है जिसमें हादसा हो सकता है। हाँ। तो स्पीड ब्रेकर्स इस रोड से भी निकली है, वहां बना हुआ है जहां हादसा हो सकता है। हाँ। तो बाज़ औक़ात ड्राइव करने वाले को नहीं पता होता हादसा हो सकता है, रोड बनाने वाले को पता होता है यहाँ स्पीड ब्रेकर ना बनाया तो हादसा हो सकता है। हादसा हो सकता है, सो वो स्पीड ब्रेकर है हर्डल, फेलियर और प्रॉब्लम। वो आपकी सेफ्टी के लिए है। हाँ सर, एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा, मैंने कहा टाइम ना ख़त्म हो जाए। कुछ लोग फैसला करते हैं, ठीक है, और परेशान रहते हैं, हाय की कितना है, की हो गया है, ये तो कुछ नहीं होना, काक होना है, गलत फैसला ले लिया, ठीक है। अब वो सही फैसला है गलत फैसला है, वो सोचते हैं ऐसा है कि गलत ही हो जाता है। कुछ लोग गलत फैसला लेके ना साबित कदम हो जाते हैं, कुछ नहीं ठीक हो के रहेगा, और उनका गलत किया हुआ फैसला भी ठीक हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जो साबित कदम रहते हैं, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है अपने किसी फैसले के लिए? ये बड़ा एक्सेप्शनल है। मैं ये बताऊं, ये कोटेशंस में जुमला बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की है। अच्छा। फैसला गलत है, नतीजा गलत होगा। अच्छा। यानी असल में फैसला ही होता है जिसमें तकदीर छुपी होती तो है। फिर उस पर साबित कदम नहीं रहना या रहना नहीं, क्या आपने रीथिंक करना। प्लान ए के साथ प्लान बी, देखें वॉर स्ट्रेटजीज गलत है। फैसले के बाद दुनिया में एक बड़ा मजमून है, फिर मैं टॉपिक एक बता के जा रहा हूँ क्या? कि जो वॉर स्ट्रेटजीज हैं, वो वॉर स्ट्रेटजीज को लाइफ की वॉर्स के साथ कैसे जोड़ें। मगर करना क्या है, यहाँ मुझे आपने फंसा दिया। देखिए, अब एक सा जगह काम। बंदे ने गलत फैसला कर लिया, आपने कहा कि गलत फैसले के साथ रिजल्ट भी गलत ही आएगा, ठीक है। अब वो बंदा है साबित कदम, कि अब हमें जो ये कहा जाता है कि साबित कदम रहो, साबित कदम रहो, इसका क्या? यहाँ रूल नहीं है लगता, यहाँ साबित कदम होने का रूल नहीं लगता। अच्छा। यहाँ पे रीथिंक करके आपने पीछे हटना है और कोई नया फैसला करना है। अच्छा। दरअसल किसी फैसले पे रीथिंक करके फैसले को खत्म करना, नया फैसला करना भी एक फैसला। अच्छा सर, अहमद की कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अहमद। जी, मैं शो देख रहा था आपका। जी भाई। हाँ, लग तो ऐसे रहा है कि जैसे बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि मैं जो भी काम करता हूँ, ऊंचा ऊंचा बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा। क्या कह रहे हैं, क्या करते हैं? और जो भी सारे कोई शो देखता हूँ, मोटिवेशन हासिल करता हूँ, फिर वो करता हूँ, लेकिन वो नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जो चीज करता हूँ उसमें जीरो हो जाता है। जो चीज करता हूँ, मैं समझ गया सवाल। लगता है कि जिंदगी में एनर्जी खत्म हो गई है, टाइम खत्म हो गया है, अब पता नहीं कैसे जिंदगी गुजरनी है। मायूसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले बहुत मोटिवेशन थी, लेकिन अभी नहीं जगह ले सर हो हाँ जी जी जी। जी, तीन काम कर लीजिए, क्योंकि वक्त मुख्तसर है और मैंने मुख्तसर वक्त में आपको तीन छोटी छोटी टिप्स देनी है। टिप नंबर 1, अपने से ज्यादा पुरुमीद मुस्बत लोगों में उठना बैठना शुरू कीजिए, क्योंकि जिन लोगों में आप बैठते हैं उनकी एनर्जी, उनकी फ्रिक्वेंसी आप तक चली जाती है। सोबत आ गई। सोबत। अच्छा। यानी ये इस तरह से है, बाज लोग बड़े बड़े ग्रेसफुल होते हैं लेकिन होते नेगेटिव हैं। बाज लोग बड़े आम से होते हैं लेकिन उनकी एनर्जी का जो ऑर्बिट है वो बड़ा हाई होता है। वो कॉन्शियस के 500 लेवल पे जी रहे होते हैं, जहां वलीउल्लाह जीता है कोई। अरे वाह। इतनी पॉजिटिविटी होती है। तो पॉजिटिव लोगों को ढूंढें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी जिंदगी पे जरा सोचें ब्लंडर कहाँ मारा है। अच्छा। कोई हमने बड़ी बुनियादी गलती की होती है और उस गलती को नजरअंदाज करके हम कदम उठाए जा रहे होते हैं। सर जैसे एग्जाम में हमें टाइम दिया जाता है कि पेपर को रीचेक कर लें, उस तरह हम अपनी सारी जिंदगी को टटोलें और देखें कि हमने कहाँ गलतियां की थी। अच्छा देखिए, एक बड़ी कमाल की हदीस है,
मैं चाहूँगा इसके साथ इख्तिताम की तरफ हमने जाना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मोमिन है वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मीन्स कि मोमिन में लर्निंग एटीट्यूड होता है, एक गलती करके उससे सीखता है। मेरे पास ना जी, आपको पता है काउंसलिंग के लिए बड़े ना सेलिब्रिटीज़ बड़ी आती हैं। एक मोहतरमा आई, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, शोबिज़ की थी। उन्होंने कहा जी मेरी 3 शादियाँ, तीनों नाकाम है। मैंने कहा जी आपकी पहली शादी में गलती क्या थी? उन्होंने गलती बताई, दूसरी में उसकी गलती थी, तीसरी फिर उसकी गलती थी। मैंने कहा जी देखें, तीनों में जो गलती है उसने लिबादा मुख्तलिफ ओढ़ा, लेकिन असल में गलती एक ही है। अच्छा। और वो गलती ये है कि आप तीनों फैसले आपने मटेरियलिस्टिक बुनियादों पे किए हैं, मॉरल्स, एथिक्स और करैक्टर की बुनियाद पर, वैल्यूज की बुनियाद पे नहीं किया। किसी की V8 ले बैठी आपको, किसी ने आपको पहली शॉपिंग दुबई की करवा दी, आप गए। अच्छा। किसी ने आपको कहा कि जी हनीमून जो है ना वो मालदीव में होगा, आपने मालदीव की तस्वीरें अपने जहन में सजाई और एक उल्लू बाटे के साथ आप चल पड़ी और अपना वो तो एक्सपर्ट था तबाही का, उसने तो ब्लू टिक लगाया हुआ था कि मैंने सबको तबाह करना है, आप भी तबाह हो गए। अच्छा। सो होता क्या है कि हमारा जो फैसले हैं, हमें देखना चाहिए फैसला कहाँ से आ रहा है। ये फैसला मेरी बॉडी कर रही है, मेरा माइंड कर रहा है, मेरी सोल कर रही है, मेरे इमोशंस कर रहे हैं, या मेरी सिचुएशन कर रही है। अच्छा। बाज औकात एक सिचुएशन ऐसी होती है, हम इतने गिरे पड़े होते हैं, इतने बुरे हालात में होते हैं कि हमें जो उल्लू बाटा है, उल्लू बाटा हमने कोड वर्ड रख लिया, वही ठीक लग रहा होता है, क्योंकि उसके पास कंधा होता है, हमें रोना होता है, वो कंधा देता है कि जी यहाँ रख के रो लो, हमें बड़ा वो अच्छा लगता है। उस सिचुएशन में जैसे रूमी ने कहा है कि मैंने देखा कि एक कौवा और एक हंस एक ही जगह पानी पी रहे हैं, तो मैंने कहा ये दो तो मुख्तलिफ है, पानी कैसे पी सकते हैं, फितरत मुख्तलिफ है। पास जाके देखा दोनों की टांग टूटी हुई थी। अच्छा। यानी इस मजबूरी ने उनको जोड़ा हुआ था। हाय हाय। तो बाज औकात जो टांग टूटी है आपकी, तो उस वक्त टांग टूटा ना ढूंढे, तो मुकम्मल बंदा ढूंढे। सर क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे जो आपने अभी हमें बातें एग्जांपल्स कोट की, ये भी बड़ी प्रैक्टिकल थी। आई होप इससे बहुत से लोग जो हैं आज कुछ सीख सके हों, उनको बड़ी रहनुमाई मिली हो, गाइडलाइन मिली हो। आखिरी में प्रोग्राम के जुज़ में यही कहूँगी, एक अच्छा उस्ताद ढूंढें, अच्छी सोबत में बैठें, ठीक है, और बहुत जल्दी जो है ना दिल हार के अपने आप को बर्बादी की तरफ ना लेके जाएं। आगे बहुत पूरी दुनिया पड़ी है। और ये जो बात उन्होंने कही ना सर ने कि आप अपनी ज़िंदगी में पहले अपना पेपर जैसे चेक करते हैं, वैसे अपनी ज़िंदगी को खोलें, टटोलें, देखें आपने गलती कहाँ की थी, जो ये सारी सिचुएशंस आपके सामने आई कि अभी आज आप फेलियर हैं और बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिचुएशंस को डील करें, और बाकी आइसोलेशन और लोगों को ताने देना या किसी को बुरा कहना, इस पर टाइम वेस्ट ना करें। बस एक अगर तजुर्बा फेल है तो आगे दूसरे तजुर्बे ढूंढें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। We'll catch you after a short break. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नी का बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने तो जिसके घर में कोई देखा है कि अगर मैं कभी किसी के पास विज़िट करने जाऊँ अपनी सहेली की तरफ, रिश्तेदारों में किसी न किसी बुज़ुर्ग को तो ज़्यादातर इश्यूज़ हैं नी के। और नी के लिए बहुत सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो पता नहीं हम चलने फिरने से बिल्कुल ही कासर ना हो जाए, हम अपाहिज ही ना हो जाए, हम बिल्कुल माजूर ना हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, नी रिप्लेसमेंट होती है। पाकिस्तान में किस हद तक हमने जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है कि हम अगर नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं तो हम नॉर्मल लाइफ जिस तरीके के अभी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हम कर सकेंगे कि नहीं। और दूसरा ये कि किस एज से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। कब हमने किस तरीके से अपना ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं हम, या फिर हमसे कोई ऐसी मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें ये नी के इशूज़ आ जाते हैं। तो हमसे आज आप कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। हमने इनको जो दावत दी है, हमारे पास जो प्रोफेसर साहब हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ही इज़ वेरी सीनियर। तो आज हमने इनको ख़ास मदद किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तबीयत है जी। आप ठीक हैं? सब जी खैरियत सर, है जी? बिल्कुल। अब आज हम आपसे जो है ना ज़रा सब कुछ वो बातें जानेंगे जिसको हम सोच के ज़रा डरते हैं। ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, ये क्या होती है और ये कब की जाती है, क्यों ज़रूरी होती है ये? पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, और पब्लिक के लिए एक अवेयरनेस हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं, इसमें मैंने कहा चलो हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो सर यही हिस्से डालने हमने, असल तो ये इसी के हमें बोनस है ऊपर। जी इंशाल्लाह। तो नी सर्जरी बेसिकली ये होती है कि जब बंदा एडवांस एज में चला जाता है और उस चलने फिरने से मजबूर हो जाता है, तो फिर हम उसके लिए सर्जरी करते हैं और उसमें पेशेंट चलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात में जो मुझे वो शिकवा ये है कि जो ना हम पेशेंट जैसे जैसे हमारे लोग बूढ़े होते जाते हैं, हम उनको कहते हैं जी आप आराम करें।
तो मैं कहता हूँ जी क्यों आराम करें, आराम करेंगे तो उनका एक्टिविटी लेवल और कम हो जाएगा। जब कम होता है तो फिर वो डेफिनेटली हार्ट के ऊपर, उसके लंग्स के ऊपर, बाकी जो जोड़ों के ऊपर और बाकी जो ऑर्गन्स है सबके ऊपर स्ट्रेस पड़ता सर है। मैं जब हमारे घर के बड़ों को दर्द होता है तो वो फिर जब आए आए करते हैं तो हम यही कहते हैं ना, आप ज़्यादा काम ना किया करें, अम्मी रेस्ट करें, आप क्यों इस तरह करती हैं, फिर आपको दर्द होता है। तो यही हमारे पास, हमें तसल्ली तो इसी लफ्ज़ों से मिलती है और यही कहने से और करवाने से। फिर आप क्या करें? जी पेन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। पेन जो है ना वो थोड़ी, जो उसको थोड़ी सी कोई मेडिसिन दे दें तो पेन बेहतर हो जाता है, लेकिन सब हमें पेन प्रॉब्लम किलर मेडिसिन से लोग ये भी तो कहते हैं ना, ये भी अब तो लोग डर गए, अवेयरनेस जब से आई है कि किडनी फेलियर की तरफ चली जाएगी, बड़ी डैमेज हो जाती है आपकी किडनी। जी किडनी के ऊपर भी असर पड़ता है, उसके स्टमक के ऊपर भी, इवन हार्ट के ऊपर भी। तो फॉर सर्टन पीरियड, हम लिमिटेड पीरियड के लिए, कोई 1-1.5 हफ्ते के लिए हम उसको पेन किलर दे सकते हैं। अच्छा। और लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि पेशेंट जो लास्ट आप देखते हैं, क्योंकि 30 इयर्स में जो चेंजेस आई हैं ना हमारी कम्युनिटी में, वो एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया है। आप छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक देखें कि वो ज़्यादा जो है ना, वो बच्चे भी आजकल तो आपको पता है बर्गर बेबी आ गए हैं, तो वो बर्गर बेबी सिर्फ बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक लेके और उसके बाद जो है ना वो फिर आराम करते हैं। तो एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। जोड़ों को रिप्लेस करने का उस वक्त ही बेनिफिट होगा जब एक्टिविटी लेवल बेहतर होगा। तो एक बंदा बिल्कुल लेटा हुआ है, हम सिर्फ पेन रिलीफ करने के लिए, एक्चुअल में जॉइंट रिप्लेसमेंट की हमें 3 फ़ायदे हैं कि एक तो उसका मरीज़ का पेन ठीक होना चाहिए, दूसरा उसका एक्टिविटी लेवल बेहतर होना चाहिए, तीसरा ये है कि पेशेंट मोबाइल हो जाए, अपने कुछ काम शाम कर सके। तो ये तीनों बेनिफिट्स को हमें लेके साथ चलना चाहिए, हमने सिर्फ उसका पेन रिमूव नहीं करना। सर मुझे तो लगता है चाहे अस्पताल का बिस्तर हो या घर का बिस्तर हो, बीमारी तो शुरू ही बिस्तर से होती है। जी बिल्कुल। तो कुछ जो लोग चल भी रहे होते हैं तो उनके साथ उनका बेटा या बेटी आएंगे, वो कहते हैं जी अम्मी जी को आराम करना चाहिए, अम्मी जी को आप डॉक्टर साहब आप कहेंगे अम्मी जी किचन में काम करती हैं, अम्मी जी चलती फिरती हैं, तो अम्मी जी को आराम करना चाहिए। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि उनको उनकी एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मोबिलिटी जॉइंट की होनी चाहिए और उसके मसल्स काम करने चाहिए। फिर ही जॉइंट का रिप्लेसमेंट का फ़ायदा होता है। अच्छा। जो बेड रिडन पेशेंट है, जो लेटा हुआ है, उसको जॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्सेप्ट कि हम उसका पेन रिमूव कर दें। सर जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वजन बहुत ओवर जी, होता है, सेकेंडली उनके ये भी है- तो घुटनों में बड़ा पेन रहता है। जी, सेकेंडली ये है कि हमारी जो डाइट का जो पैटर्न है उसको मद्देनज़र रखते हैं, तो डाइटरी हैबिट्स में हमारी जो खाने पीने की आदत है उसमें बड़ी चेंजेस आई हैं। फॉर द लास्ट 20 इयर्स आप देखें कि बहुत ज़्यादा उनमें जो है ना वो खाना खा के, तो फिर जो है ना वो बंदा थका हुआ आता है, शाम को खाना खा के तो वो आते ही फिर सो जाता है। तो उससे तो डेफिनेटली वेट बढ़ेगा। वेट हमें, जब एक ओवरवेट पेशेंट है तो उसका अगर हम जोड़ को बदलेंगे तो वो उसके कामयाबी के चांसेस ज़रा कम होते हैं। अच्छा, चांसेस भी तो कम। जी। सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे हम हमारे ऑडियंस को। आप कॉल्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इज़ वेरी फेमस सर्जन और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपको सही गाइड करेंगे। अगर आपका कोई नी रिप्लेसमेंट है, कोई तकलीफ़ है, कोई ऐसा सीवियर पेन है, आपने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया और आपको शिफा हासिल नहीं हुई है, तो आज आप कॉल कीजिए और हम आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। एक ब्रेक के बाद यहाँ पे दोबारा हाजिर होंगे, हम नी रिप्लेसमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं और हम नी रिप्लेसमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। आप वजूहात बता रहे थे कि किन किन वजह से ये नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है, किन सिचुएशंस की वजह से। जी, एक तो ये है कि जो है ना जब कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो, बाई बर्थ प्रॉब्लम हो या पैदाइशी प्रॉब्लम हो, तो जब एक यंग बंदा है उसका हम जॉइंट रिप्लेस करते हैं। सेकेंडली ये है कि जो ओल्ड एज में जब पेशेंट चले जाते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं वो 40-45 इयर्स पे जब जाती हैं, तो क्योंकि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है, किचन में बड़ी देर खड़ी होती हैं, फिर घर के भी काम, आई थिंक कि ख़वातीन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा काम करती हैं घर में, तो एक घर को संभालना एक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो ये होल टाइम जॉब है, उससे उनके बेचारियों के ना घुटने ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा तो देर जैसे खड़े ही- रहने से भी हाँ घुटने जी। खराब होते हैं। उससे आर्थराइटिस हो जाता है,
5-5 6-6 घंटे आप बिलीव करें कि जो ख्वातीन किचन में खड़ी होती है ना, उनके घुटनों का स्पेस बिल्कुल कम हो जाता है और हड्डी में हड्डी फंसी होती है। अच्छा। तो ऊपर वाली हड्डी और गोडे से नीचे वाली हड्डी, हाँ। तो दोनों यूं फंसी होती हैं और फिर वो इस स्टेज पे बेचारी आ जाती हैं कि उनकी जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हाय हाय हाय। तो सर ये तो बहुत यंग एज में भी हो जाता होगा, जो बहुएं वगैरह काम करती हैं किचन में। यंग एज में ज़रा ये होता है कि स्पेस कम होना शुरू हो जाता है, फिर उनकी डाइट बड़ी पुअर होती है। कभी धूप में बैठना पसंद नहीं करती नहीं। कि जो है ना हमने धूप में बैठना है, विटामिन डी नहीं मिलता, कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेती, दूध को हम लोग बुरा समझते हैं। हाँ। तो दूध का वो ना एक कप लेती हैं, एक 8 औंस ज़रूरी है, दूध सबके लिए ज़रूरी है, तो वो भी नहीं लेती। इसलिए जो ना घुटने ख्वातीन के मर्दों की निस्बत ज़्यादा ख़राब होते हैं। अच्छा। तो जैसे ही फिर 40, 45, 50 तक जाती हैं तो 55 तक उनके जो है ना रिप्लेसमेंट हो जाती है। सर अगर ये नी सर्जरी की तरफ जाते हैं, रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, तो इसका सक्सेस रेट कितना है? सक्सेस रेट मैं उसी चीज़ की तरफ आऊँगा कि जो है ना पहले तो एक्टिविटी लेवल बेहतर होना चाहिए। आप पेशेंट को कभी भी ये मना ना करें कि जो है ना इसने चलना नहीं, अब चलना बंद कर दें, आप रेस्ट करें, चलते रहें। थोड़ी सी दवाई जो कि गुर्दों के ऊपर असर नहीं करती, जैसे जो है ना आपने कोई सिंपल उसको पेनाडोल दे दी है या कोई और एनाल्जेसिया ऐसा है जो गुर्दों के ऊपर नहीं असर करता, तो वो भी हैं, वो दे दें उनको। और सेकेंडली ये है कि फिर उन्हें कहें कि थोड़ा चलती रहें, बिल्कुल उनका काम बंद ना करें, ताकि उनके मसल्स थोड़े स्ट्रांग हो, घुटनों को सहार सकें। और फिर हम उसके जो है ना रिप्लेसमेंट की तरफ आते हैं। तो 60 इयर्स पे यूजली जो मर्द है ना वो उनके 60 इयर्स पे ख़राब हो जाते हैं, और डिपेंड करता है, फिर एक्सरे कराते हैं, ग्रेडिंग क्या है उसकी, ग्रेड 1 पे है, ग्रेड 2 पे है, ग्रेड 3 पे और ग्रेड 4 पे। तो ग्रेड 1 और 2 में हम जो ना वो मेडिसिन से और उनकी जॉइंट की लुब्रिकेशन करते हैं, फिर आर्थोस्कोपी के हम उसकी सफाई कर देते हैं घुटने की, और ग्रेड 4 पे डेफिनेटली हम रिप्लेसमेंट करते हैं। अच्छा सर, ये जो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि बहुत ख़र्चा आएगा, बहुत एक्सपेंसिव है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, तो कितना कोई ख़र्चा आ जाता है अगर कोई अपना इस तरह से नया घुटना डलवाना चाहता है? ख़र्चा तो डेफिनेटली अगर वो ख़ुद करेगा तो वो तो ज़्यादा होता है, बट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट हमें काफ़ी सारे जो है ना गवर्नमेंट ने हमें हेल्प की है और लोगों को जॉइंट्स जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए हैं। तो वो जिना हॉस्पिटल में भी हो रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल्स में भी हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो है ना उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ऑल उसमें एवरीथिंग कोई चार्जेस नहीं है, और उसके अलावा जो है ना कुछ डोनर्स हैं, हमें डोनर भी देते हैं, फिर बैतुल माल से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अच्छा। तो उसका हम वो बना के देते हैं, 1-1.5 हफ्ते में उसकी वो आ जाती है, अप्रूवल आ जाती है, और फिर हम रिप्लेस कर और देते सब हैं। प्राइवेटली अगर कोई करवाना चाहता है, किसी को नी का प्रॉब्लम है, रिप्लेसमेंट सोच रहा है, तो उसकी सर्जरी का कितना कोई एक्सपेंस होगा? अराउंड 1.4 मिलियन के करीब है अच्छा। उसकी, वो दैट इज़ कॉस्टली। हाँ। तो और सर ये कितनी देर की सर्जरी होती है, कितना टाइम बेड रेस्ट होता है, कितने टाइम के बाद आप कहते हैं पेशेंट को कि चलो फिर जाओ काम करो, सब कुछ सही है? इसमें ये होता है कि ये तकरीबन 2 घंटे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं एक घुटने के ऊपर, और पेशेंट को जो है ना हम नेक्स्ट डे उसको चला देते हैं विद वॉकर, और 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद पेशेंट बगैर वॉकर के चलता है। अच्छा। और पेन और ये उसका ठीक हो गारंटीड जाता होता है है कि बिल्कुल जो नी रिप्लेसमेंट हुई है ये कंफर्म सक्सेस के साथ है, बिल्कुल जी सही? कंफर्म्ड है, सक्सेस थ्रू आउट लाइफ चलता है। देखें अगर 70 इयर्स में किया है तो 80, 90, 80, 85, 90 इयर्स तक वो चला जाता है। सर हमने तो कुछ ऐसे भी तो- केसेस सुने कि किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है और वो व्हील चेयर पे आ गया, इसमें क्या वजूहात होती है, क्या केस है? इसमें ये होता है कि एक तो बोन की क्वालिटी, एक जो ना पेशेंट का पहले एक्टिविटी लेवल हमने असेस करना होता है। एक पहले ही व्हील चेयर पे है तो व्हील चेयर वाले को चलाना ज़रा मुश्किल काम होता है, जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी पेशेंट वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। सर मगर ज़्यादातर तो आपको पता है जो लोग आते हैं वो थोड़ा सा ओल्ड एज में होते हैं जिनकी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जवानी तो लोग धक्के में गुजार लेते हैं कि वो उस वक्त नहीं ठीक करवाते हैं, उनका प्रॉब्लम किसी को बिल्कुल इशू हो बात भी सही है जाए, एज में जाके प्रॉब्लम अपनी जो है ना ठीक करा रहे होते हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग होते हैं जो दर्द के साथ भी चल रहे होते हैं, हाँ दर्द के साथ, तो उनके पट्टे जो है ना वो स्ट्रांग रहते हैं, वो जल्दी चलना शुरू कर देते हैं अच्छा। और सीधा चलना शुरू कर देते हैं और उनको दर्द भी नहीं होता। सर आपने 1.4 की बात की है, एक्सपेंस को इतना आ जाता है, आप कह रहे हैं प्राइवेटली अगर कोई जी, अपना नहीं प्राइवेटली करवाना इतना चाहता है होता है। 14 लाख तकरीबन, जी, ठीक है। जी। इसके बारे में मुझे बताएं, गरीब बंदा क्या करेगा, अब वो ना कराए इलाज?
नहीं, बिल्कुल गरीब बंदा इलाज कराए वो हमारे पास आए, हम उनको असेस करेंगे, असेस करने के बाद हम सर, कहाँ पे इंशाल्लाह हैं उसको बताएं ऑपरेट करें। प्लीज़। ये जिन्ना हॉस्पिटल, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो है ना, ये इसमें हम जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करते हैं। अच्छा, और मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज़ जी मौजूद जी है। बिल्कुल है, एग्जैक्टली है। बैतुल माल वाले भी हमारी हेल्प करते हैं, हम पेशेंट का वो फॉर्म बना के एक दे देते हैं और उसके बाद जो है ना वो उसकी 1-1.5 हफ्ते में उसकी एक्सेप्ट आ जाती है, अप्रूवल, वहाँ से अप्रूवल, जैसे अप्रूवल आती है हम उसको रिप्लेस कर देते और हैं। ये जो सर्जरी होती है, ये बड़ी सर्जरी होती है, छोटी सर्जरी होती है, और ये कितनी लेटेस्ट है? ये जो गवर्नमेंट अस्पतालों में होती है, ये क्या सेम है जो प्राइवेट अस्पतालों में हो रही होती है? सबसे मैं कहता हूँ कि सबसे जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं ना इस वक्त भी, किसी को की इमरजेंसी है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, सबसे अच्छा आपको ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में इतने अच्छे थिएटर्स कहीं नहीं देखे। सर्विसेज में, म्यू में, मैं जनरल हॉस्पिटल में रहा हूँ, फिर जिन्ना में मैं अब हूँ, स्टेट ऑफ आर्ट थिएटर हैं। ऐसे तो हम जो है ना वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जो प्राइवेट लोगों के पास हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतने अच्छे थिएटर्स, इतनी मैन पावर और इतने जो है ना वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं कि जो है ना वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है बिल्कुल। सर, ये तो मैं भी हमेशा कहती हूँ कि अमीर और गरीबों अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हैं ना और सही इलाज चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाके इलाज कराया करें। बड़े से बड़ा सर्जन जो है वहाँ पे खुद सुपरविजन के लिए आता है, खुद देखता है, उसकी अटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग देखने वाले होते हैं, तो एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है। हमारे पास जंग से कॉल है ना? नाम क्या है? आबिद। आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालिद साहब, आबिद साहब क्या कहेंगे? टीवी दी तुसी आवाज़ बंद कर दियो। मैं ठीक आबिद भाई, ते तुसी टीवी दी आवाज़ बंद करनी है मेरी आवाज़ मैनू ही। जानना चाहता हूँ कि मेरे घुटने जो है ये बहुत दर्द कर रहे हैं, क्या वजह है? इनके घुटने दर्द कर रहे हैं। आपके दोनों घुटनों में पेन है? जी, मेरे दोनों घुटने दर्द करते हैं, कल तो छिपके वक्त, उसके बाद से वक्त, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते वक्त, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपकी एज कितनी है इस वक्त? उम्र कितनी है आपकी? आपकी उम्र कितनी है जी? उम्र मेरी 32 साल है। 32 साल है। तो 32 साल में तो इतने घुटने नहीं दर्द करने चाहिए। आप अपने एक्सरेज खड़े होके आप करवाएं, सामने से और साइड से। और दूसरा ये है कि अपना एक यूरिक एसिड का लेवल भी करवा लें ताकि पता चले घुटनों की दर्द की वजह क्या है। इस उम्र में हम जोड़ बदलते नहीं हैं यूजुअली। अच्छा, तो आप किसी दिन जिन्ना हॉस्पिटल तशरीफ़ ले आएं और हम आपके एक्सरे कराएंगे, फिर इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। ग्रेट, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। राइट। अच्छा सर, ये जो कुछ लोगों को जब प्रॉब्लम होती है नी की, और इस एज में या फिर थोड़ी सी आगे एज में, कुछ लोग कहते हैं कायरो के पास जाओ, कायरोप्रैक्टिस जो है ना वो आपकी कड़ाके निकालेगा तो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ठीक है, वो आप उसके पास जाएंगे, और फिजियो वाले भी जी, कहते जी। हैं, आपको पता है, फिर अब फिजियो वाले कहते हैं फिजियो करवाएं, सर्जन के पास जाओ, सर्जन कहता है कि सर्जरी करा लें। जी, तो हम कराएं क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कराना क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमने देखें फिजियोथेरेपी तो उसकी करानी ही करानी है, वो ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद। अब उसकी हमने जो असेस करना होता है, उसकी एज को असेस करना होता है, उसका एक्टिविटी लेवल देखना है, उसके घुटनों के एक्सरे कराने हैं, फिर उसकी ग्रेडिंग करते हैं। यूजली जो घुटने रिप्लेस करते हैं वो अराउंड 60-65 की एज में मैं जाकर रिप्लेस करता हूँ। अच्छा, फिर उसके जब आप एक्सरे कराते हैं, एक्सरे से पता चल जाएगा कि जो है ना वो उसकी किस स्टेज के ऊपर डिजीज़ है। अगर तो स्टेज 1 और स्टेज 2 है तो हम उसको 1 हफ्ते के लिए पेन किलर देते हैं, फिर पेन किलर्स उसके बंद कर देते हैं। हम बंद करने के बाद उसको सिंपल सी मेडिसिन देते हैं, उसका कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल, इनको हम बेहतर करते हैं। और अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो फिर उसमें जेल वाले, जो जेल आर्टिफिशियल होती है, वो हम इंजेक्ट करते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं। फिर उनको कहते हैं कि आपने एक और जो जैसे जैसे चेंजेस आती जा रही हैं, आप देखते हैं ना कि घर पहले इतने हमारे मॉडर्नाइज घर नहीं होते थे। घर अब सब ने ही तो टाइलें लगवा ली हैं, इतना पक्का फर्श है, इस पक्के फर्श पे चलेंगे तो डेफिनेटली घुटनों के ऊपर स्ट्रेस तो पड़ेगा ना। अच्छा, इतना ये सख्त फर्श पे नहीं चलना चाहिए। जी, बिल्कुल। सना की कॉल है सियालकोट से, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सना क्या कहेंगी? मेरा वो वॉइस आ रहा है, वो तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। टीवी का वॉल्यूम वो हाँ, टीवी का वॉल्यूम बंद करो ताकि मुझे तुम्हारी आवाज़ आए।
सना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। जी हेलो। जी बेटा क्या ये आवाज कहेंगे? आ रही है? बोलो। तो सॉरी, जो भी मुझे कॉल करे ना वो अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल करे, मुझे आवाज़ रिपीट होती है, मैं आपकी बात नहीं करा सकती। रुबीना की कॉल है लोहर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। जी क्या कहेंगी? अस्सलामुअलैकुम जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती जी जी साथ हैं, पूछिए। जी जी फरमाएं। हूँ जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, ये मुझे बताएंगे जो घुटने का ऑपरेट है करते ने कितनी उम्र च होंदा है? मतलब है कि तकरीबन 60 साल की उम्र में हम जो है ना वो घुटने को ना रिप्लेस करते हैं। अच्छा, मेरे वालिद ने करवाया था 85 में, 85 यानी कि 85 एज। जी जी लेकिन वो बेचारों की तो डेथ हो गई। डॉक्टर ने भी नहीं मना किया कि भाई आपकी इतनी एज है तो आप ना करवाइए। नहीं, तो इसकी क्या वजह होती है फिर? डेथ ड्यूरिंग सर्जरी हुई है या सर्जरी के बाद हुई है? नहीं, सर्जरी के बाद हुई है, सर्जरी के कोई हफ्ते बाद। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो है ना ज़ाहिर है उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में ये होता है कि आप खून पतले करने वाली दवाई जो है ना वो उसको जारी रखते हैं जब तक मरीज़ चलना ना शुरू कर दे। तो वरना ये होता है कि खून चूँकि इस उम्र में ज़्यादा थिक होता है, थिक होने की वजह से जो है ना उसके लोथड़े छोटे छोटे से निकलते रहते हैं और वो जा तो दिल में जाएंगे या फिर ब्रेन में जाते हैं। तो ओए होए, क्योंकि अच्छा। प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ेगा आर्टिफिशियल जोड़ हम डालेंगे तो उसके अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर होता है और खून के लोथड़े बनते हैं। अच्छा, तो उसको पतला रखने के लिए हम खून पतला करने वाली दवाई देते हैं। आफ्टर सर्जरी ये प्रिकॉशंस भी हैं। तो ये जो है ना ये करना ज़रूरी होता है। ओके। अच्छा सर, आप क्रिकेटर्स वगैरह जो हैं उनके भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज वगैरह करते रहते हैं, ट्रीटमेंट करते रहते हैं, उनमें से कोई अगर बात बताइएगा कि क्या यही वाला प्रोसेस होता है या कोई छोटा प्रोसेस होता है, क्योंकि वो प्लेयर्स होते हैं जैसे बाहर के मुल्कों में होती है ट्रीटमेंट्स वगैरह, इज़ दैट द सेम कि बड़ा कट नहीं लगाते, कोई ऐसी बड़ा प्रॉब्लम नहीं शुरू करते हैं? क्रिकेटर्स में यूजुअली जो ना जो यंग हमारे क्रिकेटर्स हैं उनमें तो इंजरीज होती हैं लिगामेंट्स की। अच्छा। जब लिगामेंट्स की होती हैं तो फिर हम आर्थोस्कोपिकली उनको रिपेयर कर लेते हैं और वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उससे वो ठीक हो जाते हैं और अपने प्ले सर, ग्राउंड में भी चले ऑर्थोस्कोपी जाते क्या हैं। है? आर्थोस्कोपी ये होती है कि हम कैमरे के सामने एक छोटा सा निक देते हैं और उसके लिगामेंट्स को जो है ना वो रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। हम उसको दोबारा जो है ना वो एक नया लिगामेंट डाल देते हैं। उससे ये होता है कि वो अपने प्ले ग्राउंड में 4 से 6 महीने लगते हैं, तो वो सारे लोग वो वहाँ से चले लिगामेंट जाते हैं। आर्टिफिशियल होता है जो आप डालते हैं? नहीं, वो उनकी बॉडी से ही लेके अपनी जाता है। body से। आर्टिफिशियल भी होता है, आर्टिफिशियल भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा। आर्टिफिशियल कॉस्टली है। ठीक तो उसकी कॉस्ट बचाने के लिए हम उसकी बॉडी से ऐसी जगह से लिगामेंट लेते हैं कोई जिसको वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सर समझ गई। सर सना सियालकोट से है दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सना, क्या हाल है? ठीक ठाक गुड़िया, बताइए क्या कहेंगी? मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि मेरे हाथों की जो जोड़ है छोटे छोटे वहाँ पे पेन होती है और एक घुटने में, सर और बताइए। दूसरा ये कि मुझे बैक पेन है। वो मैंने एकदम स्पाइक बहुत लंबा सफर किया था और सर भी खराब था। क्या उम्र, तकरीबन ये 3 साल से मुझे पेन है बैक में। क्या उम्र है आपकी? 33। 33। 33 तो आपकी बहुत कम एज है कि जिसमें ये घुटने दर्द होने शुरू हो गए हैं। आप अपने जो है ना वो एक्सरेज करवा लें और जो ना गैंठी के टेस्ट भी करवा लें। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी हिस्ट्री से तो मुझे यही पता चल रहा है कि आपके जो ना वो गैंठी के जो टेस्ट है ना वो सही नहीं है। तो आप गैंठी के टेस्ट करवाएं, अपने घुटनों के एक्सरे करवा लें और थोड़ी एक्टिव रहें। आप 33 में तो माशाल्लाह बंदा बहुत एक्टिव होता है। आप एक्टिव रहेंगे तो आपका जोड़ों का दर्द भी बेहतर हो जाएगा और अपना कैल्शियम का लेवल और विटामिन डी का लेवल ये भी बेहतर करें और धूप में बैठा करें। सर मिसेस खुर्शीद की कॉल है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, डॉक्टर साहब से बात करें? बात करिएगा, जी पूछिए। जी फरमाएं। जी मेरी उम्र है 66। जी जी मेरी उम्र है 66 जी जी आगे। जी और मेरे घुटनों में आजकल दर्द हो रहा है। मेरी लाइफ बहुत एक्टिव है और खाना पीना भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वजन भी डॉक्टर ने कहा है कि एक तो सीढ़ियाँ नहीं उतरना और दूसरा कमोड इस्तेमाल करें और तीसरा ये है कि क्या मैं बात वगैरह कर सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी ना उतरनी है। जी, आपके घुटने जो है ना आप अपने घुटनों के एक्सरे करवाएं और फिर पता चलेगा कि कौन सी स्टेज पे डिजीज़ है।
जब घुटनों का दर्द होता है तो हम सीढ़ियाँ चलने से मना करते हैं, क्योंकि घुटनों के ऊपर जो नॉर्मल चलने में भी प्रेशर जो आता है वो 70% आपकी बॉडी का प्रेशर आता है। जितना हमारा वज़न है उसका 70% वज़न जो है ना वो गोडे के ऊपर आएगा। जब घुटनों के ऊपर इतना वज़न आएगा तो जो फ़र्श पक्का बनाया हुआ है हमने उसके ऊपर जब चलेंगे तो और प्रेशर बढ़ता है, और जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो तकरीबन 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, और जो तेज़ी में चढ़ेंगे उनका और ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने से हम मना करते हैं कि वो ना चढ़ें। जब एक प्रॉब्लम हो गया है, ये घुटनों में उसी तरह ही ज़ख़म हो जाते हैं जिस तरह आम ज़ख़म होता है। तो जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो एक ज़ख़म जो अंदर ठीक है वो ठीक नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि जो है ना उसको ठीक होने का मौका दें। सर ये जो घुटने हैं उसके बीच में मोस्टली कोई झिल्ली ख़त्म हो जाती है, गैप आ जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो गैप जो है ना वो कम हो जाता है। आप ये समझिए कि ये ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी, तो जब ये आके यूं हो जाएंगी एक दूसरे में, तो जब गोडे को मोड़ेंगे यूं करके तो पेन ज़्यादा होगा। उसके जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स जो है ना वो जो मैसेज रिसीव करते हैं वो पेन वाले, तो उससे फिर दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है आपका। अच्छा। तो बेहतर ये है कि सीढ़ियाँ ना चढ़ें, वो झिल्ली भी डैमेज हो जाती है, उसका कैप्सूल भी डैमेज हो जाता है, और बाकी चीज़ें भी जो आके वहाँ पे छोटी छोटी तो नोकें बन जाती क्या हैं। करे बंदा फिर ये है कि जो ना एक तो एक्टिविटी लेवल का हम उसको बेहतर करें, और कुछ गोडे की एक्सरसाइजेज हैं वो गोडा सीधा रख के हमने करनी होती हैं, वो वाली करें। और मतलब बिल्कुल माइल्ड से ले सकते हैं हम एक्सरसाइज? एग्जैक्टली बिल्कुल ले सकते अच्छा। हैं, फिजियोथेरापिस्ट ही रेकमेंड करते हैं। और जो हल्का माइल्ड सा पेन किलर ले लें, और जैसे ही आपकी एज क्रॉस करे 60-65 पे उसके फिर एक्सरे करवाएं। और दोनों अगर हड्डियाँ ग्रेड 4 पे पहुंची हुई हैं कि एक दूसरे में घुसी हुई हैं, उनकी नोकें बन गई हैं, और नीचे जो ना हड्डी एक नई बन गई है, क्योंकि ख्वातीन में तो हड्डियाँ जो है ना वो ये होता है कि वो नरम हो जाती हैं, नरम होके तो वो जल्दी हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हो जाती हैं हड्डियां जल्दी। 40-45 पे जो ना ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है ख्वातीन को। तो उसका काफ़ी सारा रोल है कि जो ना वो फिर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। सर मुझे बताइएगा कि जो जैसे नली होती है, पाए होते हैं, हड्डियों का शोरवा होता है, यखनियाँ होती हैं, सर क्या ये फ़ायदा देती हैं कि आपके जो बोन्स हैं उससे ज़रा स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि उसके अंदर बड़ा कैल्शियम, विटामिन डी, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या ये सब चीज़ें खाने से पीने से कोई ऐसा आता है कि कुछ लोग कहते हैं लेस वाली सब्ज़ी खाओ, उससे जो है वो आपकी जो जोड़ है उनकी मूवमेंट अच्छी होती है, ये सब बातें हकीकत वाली हैं? कोई फ़र्क होता है? नहीं, बिल्कुल कोई हकीकत नहीं है इस चीज़ में। इसमें यह है कि हम उससे एक्सेप्ट कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ करेंगे, हमारे दिल के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगी, इसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इससे। अच्छा। तो ये तो हम मना करते हैं कि अपना वज़न कम करें, ये जो बहुत जो है ना वो ये एनर्जेटिक चीज़ है, ठीक है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा सर, इजहार की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम लाहौर से। वालेकुम मैम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरी उम्र 60 साल हो गई है, तो मेरे घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, राइट नी में। अच्छा, आपके तो इसका क्या हल है? चला नहीं जाता है। 60 साल के हो गए? जी, आप जो है ना अपने 60 साल की उम्र में सिर्फ घोटों में प्रॉब्लम है या बाकी जिस्म की हड्डियों में भी प्रॉब्लम है? नहीं, किसी हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ना जी एक्सीडेंट डॉक्टर हो गया था तकरीबन 30 साल पहले जी। तो उन्होंने ना वो इसकी नी जो था ना वो निकाल दिया था, घुटना जो चपनी जिसको कहते हैं उसको निकाल दिया था। अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि जॉइंट इसका खराब हो गया, खत्म हो गया, इसका हल क्या हो जाता है? अब देखें, ये जो गोडा बनता है ना वो 3 चीज़ें उसमें हैं। एक तो नीचे वाली हड्डी है, ऊपर वाली हड्डी है, और चपनी वाली हड्डी है। जब चपनी वाली हड्डी जो है ना वो आपकी ख़त्म हो जाएगी तो गोडे की ताकत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसको बेहतर करने का यही तरीका है कि आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, और आप किसी दिन तशरीफ़ लें तो हम आपको असेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप जितना बड़ा आप नाम है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, उतना ही आपकी तरफ से जो है ना हमें रहनुमाई हासिल हुई है। हम अपने बहुत ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। अपने गोटे, घुटने, इनका ख़ास एक्स्ट्रा टेक केयर कीजिए, क्योंकि ये अगर ना आपके काम करना छोड़ देना तो फिर आप चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, वहीं से अपाहिजी जो है ना शुरू हो जाती है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा नाज़रीन। देखिए हम कितने बड़े बड़े मेहमानों से मिलते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, कुछ सीखते हैं उनसे, बड़े बड़े उस्ताद बनाने की कोशिश करते हैं। आज एक नन्ना मुन्ना उस्ताद भी मेरे सामने बैठा हुआ है। डेटा साइंटिस्ट गर्ल मेरे साथ बैठी हैं, कराची से हैं और इतनी सी कम उम्री में आप देखें क्या अपना नाम बना रही हैं और क्या काम करके दिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आमना? हमारे साथ मौजूद है आमना शहजाद। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। इतनी आप खूबसूरत हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं। क्या इंस्पिरेशन थी आपकी, क्या सोचा आपने? बेसिकली मेरा वैसे तो पैशन था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैंने जो आप ही और भैया को मैं देखती थी, वो आप ही कोडिंग कर रही हो, भैया डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बिल्ड हुआ। लेकिन मेरा था कि नहीं, मैं मैट्रिक करने के बाद करूँगी। हाँ। लेकिन फिर मैंने टेक्नो किड्स ज्वाइन किया और फिर 9 साल की जब मैं थी उसमें मैंने टेक्नो किड्स से स्टार्ट किया। फिर 9-10 साल की एज में जी। ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैं 10 साल की हुई तो फिर मैं फुल स्टैक डेवलपिंग में आई और अब जो है मैं 12 साल की हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट बन चुकी हूँ। और मैं बन चुकी हैं? जी मैं बन चुकी हूँ और अभी एक कंपनी में मैं जो है मशीन लर्निंग के ऊपर जो है इंटर्नशिप कर रही हूँ। वो नेक्सपर्ट सॉल्यूशन कंपनी है, वहाँ पर मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ मशीन लर्निंग के ऊपर और अपनी इजिप्ट की फ्रेंड के साथ मिल के मेडिकल AI चैटबॉट पर वर्क कर रही हूँ। और जो है उनके साथ जो है मतलब उनका तो टाइम अलग होता है मिस्र का, तो जो है मैं सुबह 4 बजे तक मैं उनके साथ मीटिंग करती हूँ, उनके साथ प्रोजेक्ट पर काम करती हूँ। क्योंकि जाहिर सी medical बात है AI उनका chatbot। टाइम अलग है, Yes. हमारे पाकिस्तान की टाइमिंग मुल्क के हिसाब से डिफरेंस है। जी, जी। मैं पढ़ाई को फिर किस तरह से बैलेंस करती हैं? पढ़ भी तो रही होंगी आप या नहीं? अभी नहीं मैं स्कूल में ज्वाइन किया हुआ है? मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ और मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ अभी। होम स्कूलिंग कर क्योंकि रही हैं। डेटा साइंटिस्ट जब मैं बन रही थी तो स्कूल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा ठीक था है। और मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, तो फिर मैंने होम स्कूलिंग में आ गई मैं। ये जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने सुना आप उनको भी पढ़ा रही होती हैं। आई यू लाइक अ टीचर टू देम? इज दैट ट्रू? यस इट्स ट्रू। मैं बेसिकली जो है मैं टीचर हूँ और अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ हैं ना, मैं उनको पढ़ाती हूँ। अभी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाती हैं? नहीं, मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। पहले वो एक इशू बहुत ज़्यादा आ गया था कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती हूँ, बट वो गलत है। मैं इंटर्नशिप करती थी वहाँ पर, लेकिन मैं जो वहीं की यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो लड़कियाँ उनको मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ फुल स्टैक डेवलपिंग। और कितना कोई टाइम लग जाता है उनको ये पढ़ने के लिए? पूरे 1 साल। पूरा 1 साल का है। अच्छा, तो ये डिग्री वगैरह फिर उनको इस पढ़ाई के साथ जो है वो हासिल कर सकते हैं? वो बता सकते हैं कि आपसे उन्होंने डिग्री हासिल की है, पूरी कंप्लीट कोर्स? वैसे तो मैंने उस तरह से नहीं रखा है, बट मैं उनको ऑनलाइन में उनको पढ़ाती हूँ। फिर उनको सजेस्ट भी करती हूँ कि आप इसको जो मेरे साथ भी कवर करें और दूसरे भी, क्योंकि जो मेरी अभी एक स्टूडेंट है मैं उनको जो ऑनलाइन मैं वो मेरे साथ घर आते हैं तो मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो अभी वो अपना जो है वो ऑन साइट पे भी अपना करेंगे और मैं उनको ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ। तो आमना, बाहर की कोई यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने आपको ऐसे ऑफ़र किया हो कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाएं? ऑफ़र तो आई हैं बहुत मरतबा, लेकिन वही एक एज इशू आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो आप जब 18 की होंगे उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। तो मुझे जो है ना ऑफ़र बहुत आई हैं, लेकिन थोड़ा एज मुझे इशू। डिटेल में जाके बताएं, क्योंकि देखिए मैं भी आपके सामने ना ऐसे यूँ हो गई हूँ। आपकी माशाल्लाह जो मैंने सारी पढ़ी है डिटेल, मैं तो खुद ऐसे हो गई हूँ। ठीक है, किस किस यूनिवर्सिटी में गई, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या शौक़ हुआ, कैसे छोटी सी उम्र में आपको रिसीविंग कैसा था। देखिए यही सारी चीज़ें आपकी एक्साइटमेंट टाइम होती है। आप पाकिस्तान का जो ग्रीन फ्लैग है उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसकी पहचान करवा रही है 30वीं उम्र में। और फिर फ्यूचर है टेक्नोलॉजी में, आपको मैं ये स्पेशली कहूँगी कि एक नन्ना मुन्ना जो है ना हमारा फ्यूचर सामने। डिटेल में बताएं ज़रा मुझे, यूनिवर्सिटीज़ ने कैसे ऑफ़र की, क्या क्या कहानियाँ हुई? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी गई थी एज ए स्पीकर, और वो मैं फ़र्स्ट टाइम था मैं एज ए स्पीकर गई थी। और उसके बाद वहाँ पर भी मैंने अपनी जर्नी शेयर की। उसके बाद SMI यूनिवर्सिटी से मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी मैं एज ए स्पीकर गई। और स्मैक में मैंने एज ए कॉम्पिटिशन में गई थी, जहाँ पर मैंने एक टास्क मिले थे हमें जो कि 2 घंटे के थे, एंड उसको मैंने 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया था जी। और वो मैंने वहाँ से मैं जीती हूँ। और जो है मैं अभी टेम्पल यूनिवर्सिटी में उसमें भी गई हूँ। मैंने वहाँ पर UI UX डिज़ाइनिंग का मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और मैं
मैंने विनिंग मैंने लिए तो अच्छा, जी ये तो winner मुझे थी, फिनलैंड माशाल्लाह। से, तुर्की से, बहुत सी अदर कंट्रीज से जो है ऑफ़र आई हैं कि आप जो है यहाँ का पढ़ें, बट वही एक छोटा सा Scholarship इशू के लिए है भी, मतलब आप जी, you can- एज इशू आ जाता है क्या? कि आप बहुत छोटी हैं, आप अंडर एज मतलब अंडर 18 है, तो जो है ना इशू वही आ जाता है। और मैं अभी कंपनीज़ में भी मेरी हुई थी जॉब, तो उसमें भी यही हुआ था कि आप बहुत छोटी हैं और 18 मतलब आपकी 18 नहीं है एज, तो इसलिए हम आपको जो है ना नहीं रख सकते। अच्छा, सिर्फ एज फैक्टर की वजह से। अपनी उम्र के जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को क्या आप मोटिवेशन देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? उनको सिर्फ मैं एक मैसेज कहूँगी कि आप जो है इस जो टेक्नोलॉजी के साथ हर रोज़ अपडेट होते रहें। जैसे मैं एलोन मस्क के अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एलोन मस्क ने 12 साल की उम्र में कर लिया था, एक गेम लॉन्च कर लिया, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? मेरी एज के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? तो जो है मैं उनको यही कहूँगी कि आप जो टेक्नोलॉजी के साथ, दुनिया के साथ हर रोज़ अपडेट हों, क्योंकि AI, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा बन चुका है। वाह। तो अगर हम उसके साथ नहीं कनेक्ट होंगे तो हम दुनिया से एक साल पीछे होते जाएंगे। तो आपको हमेशा उसके साथ मतलब कनेक्ट होना है और हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज हो रही है दुनिया Too में good. और अपग्रेड होना है। वाह, ये slay girl. Take a break. मिलके बोले, चलो 1 2 3, ये slay girl. आमना शहजाद डेटा साइंटिस्ट मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको बताऊं, बड़े सारे बच्चों से मिलती हूँ, मगर इस बच्ची में मैंने आज बड़ा स्पार्क देखा है। ये दिख रही है मुझे पाकिस्तान का फ्यूचर, ये वाला फ्यूचर चाहिए मुझे। ये जितने बच्चे हैं, मेरी बेटी समेत, मैं चाहती हूँ इस तरीके से ग्रो करें, इस तरीके से आगे बढ़ें। मुझे बताएं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी तक आप बना चुकी हैं? वैसे अगर मैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ हाँ। कि मैं जो है ना वेक्टर डिज़ाइनर भी थी। अच्छा, जी, जब मैं टेक्नो किड्स में आई थी ना, तो मैंने अपने भाई से वेक्टर डिज़ाइनिंग भी सीखी थी और उस पर मैंने भैया के साथ फ्रीलांसिंग भी की थी। अच्छा, और मैंने उस पर 200 वेक्टर्स बनाए थे, 200 अच्छा, वेक्टर्स। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कोडिंग के अंदर था, डिज़ाइनिंग में थोड़ा कम था। हाँ। तो मैं कोडिंग के अंदर आ गई थी, फुल स्टैक में। तो फुल स्टैक में जो मैंने कम से कम जो है 200 वेबसाइट्स बनाई हैं। ओह, जी। 200 वेबसाइट्स। जी, और कितने टाइम में? मैंने ये मतलब जो है, जब मैं फ्रंट एंड डेवलपर में थी तो मैंने अपनी रिपोजिटरी पर जो डाला था वो पूरी 100 रिपोजिटरीज डाली थी। अच्छा जी, और 100 जब मैं फ्रंट एंड यानी कि 6 मंथ्स के अंदर मैंने पूरी 100 वेबसाइट्स बनाई थी। तो ये जी। कितना जो काम अभी तक आपने किया ये सारा, माशाल्लाह, इसमें कितना कोई कमा चुकी हैं अभी तक? अभी फ्रीलांसिंग मैंने अभी रिसेंटली की है, क्योंकि मैं जो है फ्रीलांसिंग पे अभी थोड़ा सा स्टॉप किया, लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने की ई-कॉमर्स वेबसाइट पर किया था, और मैं वर्डप्रेस डेवलपर भी हूँ। अच्छा जी, और वर्डप्रेस पे मैंने पूरी बनाई थी वेबसाइट। तो कितना कोई अर्न किया अभी? वो बेसिकली है $200 नॉट उस पर। बैड, नॉट बैड। और आपने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किया। जी, और अभी मैंने फ्रीलांसिंग स्टॉप किया है अभी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपनी लर्निंग को कवर करूँ, देन मैं फ्रीलांसिंग पर आऊँगी। हेल्थ केयर के हवाले से भी आपने बड़ा काम किया है, उसमें जी। बताइए क्या क्या किया? मैं अपनी इजिप्ट के फ्रेंड यानी मीना के साथ जो है मिलके हेल्थ केयर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो अभी हम लोग AI चैटबॉट और हेल्थ AI चैटबॉट पे ही वर्क कर रहे हैं, तो अभी हम उसी पर इससे क्या, रिसर्च कर रहे किस हैं। किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपको बताना ज़रूरी है, विच यू वर्किंग ऑन? आई थिंक इट्स सीक्रेट। हाँ, सो सॉरी। हाँ, अच्छा, बच्ची बहुत शार्प और स्मार्ट भी है। शी नोज़ व्हाट शी इज़ वर्किंग। एक तो बताने से वैसे ही रुक जाती है, ठीक है, और दूसरा ये भी है कि लाइक जो काम ये कर रही है, जिस पे इसकी एफर्ट है, वो फजूल में कोई और उस पर एफर्ट डाल के तो अपना मार्क्स न लगा के बैठ जाए, ऐसे भी होता होगा। Yes. है ना? अच्छा, आपकी बहन जो है, जो आपसे बड़ी हैं, मैंने सुना वो आपकी स्टूडेंट है? जी, स्टूडेंट तो नहीं है वैसे, जो है ना, जब मैं फुल स्टैक डेवलपर बन रही थी तो वो मेरी सीनियर थी हाँ। और मैं जूनियर थी। अब मैं डेटा साइंटिस्ट बन चुकी हूँ, तो मैं सीनियर हूँ और वो जूनियर है। वाह। तो अभी वो डेटा एनालिस्ट और डेवलपर मतलब पूरी बन चुकी हैं, अब वो मशीन लर्निंग पर आ गई हैं। तो कुछ क्यूरियस होती है तो मैं उनको वो मुझसे पूछते तो मैं उनको बताती हूँ। आपको क्या लगता है जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो बच्चों को पढ़ाई रेक्टिफिकेशन करवाई जा रही होती है, टीचर्स जब उनको कोई अलग सवाल पे भी कह देती हैं कि दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस एंड स्टफ, मगर बच्चे का कोई माइंडसेट उन सवालों में से कहीं और तैर रहा होता है और कुछ ढूंढ रहा होता है, उस टाइम पे एक क्रिएटिव बच्चा जो है ना अपनी कोई नई क्रिएटिविटी बना रहा होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं, ये बच्चों में कितने इम्पोर्टेंट हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अब जैसे स्कूल, अब हम जो है, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मुझे इन चीज़ों में पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा पैशन था कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरा माइंड सेट था मैं डॉक्टर बनना है, क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं करवाते। स्कूल में अगर आप टीचर से सिर्फ 3 सवाल कंप्यूटर के बाद अगर आप चौथा सवाल पूछेंगे, वो डांटेंगे आपको और आप कंप्यूटर पर कुछ कर नहीं सकते। तो इतना ऐसा माइंडसेट बना दिया था कि सबका था कि वो इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने, कोई कंप्यूटर साइंस लेने को तैयार ही नहीं था। तो जो है फिर जब मैं आपका इंटरेस्ट भी नहीं था? मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं कंप्यूटर था। साइंस पे? जी बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। आईटी के अंदर था ही नहीं, क्योंकि मेरा वही माइंडसेट बनाया हुआ था। जब मैं इस फील्ड में आई, मुझे पता चला कि ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो कि अच्छे से पढ़ाते हैं और उनको पूरी लाइक गाइड करते हैं। ये लकी आपको अच्छे उस्ताद मिले। जी मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मैं जब से स्कूल मैंने ज्वाइन किया तो बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे मिले। जैसे अभी मेरे सर रिजवान सर, मिस इकरा और मेरी अभी नेक्सपर्ट की पूरी टीम, तो उन सब मुझे अच्छे से गाइड करते, तो मुझे अच्छी मिली। तो जो बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा, यानी कि मैं ये कहूँगी कि जो आप बच्चे की एज होती है ना 9 ईयर्स ओल्ड, वो परफेक्ट है, क्योंकि उस 9 ईयर्स ओल्ड में ना बच्चे का दिमाग पूरा फ्रेश हुआ होता है। तो वो आप उसको कुछ भी सिखाएंगे वो उसके दिमाग में आएगा। तो वो एज, अगर हम उस एज में पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को स्कूल के अंदर बस बोलते हैं कि बस ये चीज़ करनी है, और बच्चे वही चीज़ करते, तो जब वो 12 साल 14 साल की उम्र में आते हैं तो वो उस चीज़ों पर नहीं कर पाते, उनका बाउंड्री सेट हो जाती है, वहीं तक हाँ, सेट वहीं रहते हैं। तक उसी सर्कल के अंदर ही वो हो रहे होते हैं। एक कॉल शामिल करते हैं, यासर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यासर क्या कहेंगे? हमारे पास देखे डाटा साइंटिस्ट बैठी है, छोटी सी बच्ची। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आमना की स्टोरी। मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स फॉर जॉब्स का पाकिस्तान का। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैं एक्चुअली ऑफर करना चाहूँगा आमना को टू बिकम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एट दिस अर्ली एज। वाह, तालियां भाई, वाह, लाइव ऑफर भी है तुमको। सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ पीसीआर में अपनी कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो शेयर कर दीजिएगा। तो ये तो बड़ा काम हो गया, फिर हम आपको इसी के साथ अपने शो पे बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों के लिए देखें क्या बात है, क्या मोटिवेशन है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आपको आके हगी करना है, मुझे बहुत प्यार आया तुम पे। ये देखो मेरा छोटा सा काका, इतनी मुझे खुशी हुई है ना। ये हमारा फ्यूचर है और ऐसे बच्चे जो है ना आगे जाएंगे, है ना? ठीक, पप्पी दो, शाबाश गुइया मेरी। तो ऐसे जो है ना सारे बच्चों को देखना चाहती हूँ और आप भी बन के दिखाइए। एक ब्रेक के बाद Give me 5. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, एक हमारे पास ज़बरदस्त मेहमान है। वो अभी अमेरिका में एक मुकाबला जीत कर आए हैं। मैं ये कहूँगी कि मुकाबले पे मुकाबला जीते जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, बस आगे बढ़े जा रहे हैं। और यही मैं चाहती हूँ कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी नौजवान नस्ल, वो सिर्फ आगे बढ़े, पीछे मुड़ के ना देखे। तो ये एक मोटिवेशन है जिनको मैं आपसे भी बात कराने लगी हूँ। हमारे पास है शाज़ेब रिंद, MMA फाइटर, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, एंड व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। क्या हाल है शाज़ेब भाई? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अब तो फाइट जीतने के बाद तबीयत जो है बहुत बेहतरीन हो चुकी है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये एक और नया मुकाबला अमेरिका का, ज़रा इसके बारे में कुछ इलैबोरेट कीजिए। कैसे गए, क्या सिलसिला था, कितने टाइम की प्रैक्टिस थी, कितनी ट्रेनिंग थी, कितने देर वहाँ रुकना पड़ा, प्लीज़। जी बिल्कुल, अमेरिका में ये कराटे कॉम्बैट एक लीग है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लीग है। और ये लीग मैं 2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। तब पाकिस्तान की तरफ से कोई फाइटर इस लीग में नहीं था, तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मैं अमेरिका पहुंचा और मैंने फ़ाइट की यहाँ पे। फर्स्ट फाइट, सेकंड फाइट, इस तरह मैंने तकरीबन 5 फाइट्स की और मैं टॉप 10 रैंक में आया। और उसके बाद जो है मुझे इंडिया के साथ भी मैंने फ़ाइट किया था लास्ट अप्रैल में। फिर उसके बाद मैं टॉप 5 में आया और उसके बाद मुझे वर्ल्ड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी मिला, वर्ल्ड टाइटल फ़ाइट करने के लिए। लास्ट सितंबर में मैंने जो है वर्ल्ड टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाम किया
और फर्स्ट पाकिस्तानी फाइटर जो कि माशाल्लाह। वर्ल्ड चैंपियन बना। फिर उसके बाद जो है अभी मेरा फ्राइडे को मेरी फाइट थी, जो कि मैं अपना वर्ल्ड टाइटल था उसको डिफेंड करना था। जो मेरा अपोनेंट था वो जो है 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था, और वो जो है हमारे लाइट वेट कैटेगरी का पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर था। तो इट वाज अ बिग फाइट फॉर मी, और मुझे जो है ये मेरा फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल डिफेंड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो है टाइटल डिफेंड किया, और 5 राउंड्स मैंने पूरा डोमिनेट किया, और आई हैव मेड हिस्ट्री 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम पाकिस्तान। वाह शाजिब भाई, क्या बात है। अच्छा, ये वाला मुकाबला कितना टफ था पहले मुकाबले से, और इसकी जो प्रैक्टिस थी वो कितनी ज़्यादा की, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी इसमें? बिल्कुल, जब मैं 2 साल पहले अमेरिका आया तब से मैं ट्रेनिंग कैंप कर रहा हूँ। फ़ाइट के बाद मैं पाकिस्तान आता हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ, फैमिली के साथ मिलता हूँ। फिर उसके बाद वापस मैं अमेरिका आ जाता हूँ। मेरा जो ट्रेनिंग कैंप है वो काफ़ी सख्त होता है, कि आपको, क्योंकि आपको पता है जब आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हो तब आप जो है टॉप जो आपकी कंटेंडर्स होते हैं दुनिया में, टॉप मतलब 5 में जो वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर्स होते हैं, आप उनके साथ compete करते हो। और जो लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल है। आप जो है इजी फाइट नहीं ले सकते। जो भी फाइट आपका होता है वो वर्ल्ड चैंपियन के साथ होता है, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स के साथ होता है। तो ये फाइट भी काफ़ी टफ थी, क्योंकि जो मेरा अपोनेंट था वो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन था। और इसके लिए मैंने जो है बहुत सख्त ट्रेनिंग कैंप की अमेरिका में। तकरीबन 3 महीने से लगातार मैंने ट्रेनिंग कैंप की। एक दिन भी मैंने ऑफ नहीं लिया। दिन में तकरीबन 5-6 घंटे ट्रेनिंग होती है। मतलब पूरा दिन मेरा, सुबह अर्ली मैं नमाज़ पे उठता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग शुरू करता हूँ, फिर पूरा दिन जो है ट्रेनिंग में गुजरता है। फिर जब रात को वापस मैं आता हूँ घर, सिर्फ सोने के लिए आता हूँ। पूरा दिन जो है जिम में गुजरता है। तो अच्छा। इस तरह मेरा, हाँ, इस तरह मेरा पूरा मतलब 3 महीने लगातार मैंने मेहनत किया था, काफ़ी सख्त मेहनत की थी। और अमेरिकन जो फाइटर्स है, वन ऑफ द टॉप फाइटर्स, उनके साथ ट्रेनिंग कैंप करना, हर दिन ट्रेनिंग में मार पड़ना, कभी हाथ, कभी पैर, कभी मतलब किस जगह पे बहुत सारे छोटे से पड़ते हैं आपको। उसके बावजूद आप ट्रेनिंग कैंप अपना कंटिन्यू रखते हो, अच्छा शाजिब ताकि जो भाई, है। जिनके साथ आपकी फ़ाइट हुई थी वो 3 बार चैम्पियन रह चुके हैं, मगर आपने उनको भी हरा दिया, तारीख रकम कर दिया आपने, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है, और मैं बहुत खुश, अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैंने उसको पूरा डोमिनेट किया। 5 राउंड्स का फाइट था। 5 राउंड्स जो है बहुत मुश्किल होता है फाइट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 राउंड्स मैंने पूरा डोमिनेट किया, और बहुत खुश, मतलब बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। और ये जो है एक बहुत ही बड़ा प्रेशर था, पूरी कौम को रिप्रेजेंट करना था। मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा था, तो आई हैड टू गिव माई बेस्ट। अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? जी, सक्सेस का क्रेडिट हमेशा मेरी फैमिली को जाती है, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टार्ट से अब तक जो है सपोर्ट किया है। जो भी सपोर्ट किया उनकी तरफ से सपोर्ट है, उन दुआएं करते हैं मेरे लिए। तो सारा क्रेडिट मेरा फैमिली को जाता है। और ये जो लास्ट मेरा जो विन था, ये मैं अपने पूरे पाकिस्तान कौम का, और ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं कौम के, जो कि हमारा फ्यूचर है, उनका नाम करता हूँ मैं। वाह। अच्छा, अभी तो जो नौजवान नस्ल है जो शाज़ेब रिंद बनना चाहती है, वो आपको ऐसे देख रही है, आप इधर ट्रैवल करें, अभी आप अमेरिका में हैं, सब कुछ, मगर इन सब चीज़ों के पीछे कितनी मेहनत है, वो कैसे शाज़ेब रिंद बन सकते हैं, बताइए। जी बिल्कुल, स्टार्ट में आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आपका जो अपना फील्ड है, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, उस चीज़ को आप कंटिन्यू करें। सीज़न की तरह अपना बदले। किसी चीज़ को आप देखते हो, अगर मैं आज वर्ल्ड चैंपियन बना हूं, तो आप अपना फील्ड छोड़ के स्पोर्ट्स में घुसे। या किसी और को आप देखते हो इंटरटेनमेंट में है, वो फेमस होता है, तो आप उसको पकड़ते हो। ये चीज़ ना करें। इसमें अपना इस साइड पे रहोगे ना उस साइड पे रहोगे। तो एक चीज़ को आप पकड़े, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट है, उस चीज़ पे मतलब आप जो आपकी focus एक्सपर्टीज़ करें। है, जिस स्किल्स में आपकी महारत है, उसी पे आप फोकस करें, उसी पे काम करें, उसी को पॉलिश करें, ना कि 4-5 जगह हाथ डाल के तो अपनी किस्मत ट्राई ना मारें। इज़ दैट फोकस्ड होके जी जी एक ही जगह जो स्किल्स में है आपकी एक्सपर्टीज़, उस पे काम करें। जी बिल्कुल, अपने एक्सपर्टीज़ पे काम करें, कंसिस्टेंट रहे। मेन चीज़ कंसिस्टेंसी है। आप जितने घंटे आप अपने काम को देंगे, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। आपको एक टाइम लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह योर टाइम विल कम एंड यू विल बी सक्सीड। किसी वीडियो सॉन्ग में आपने मॉडलिंग भी किया है, मैंने सुना है, बट आई एम नॉट श्योर। जी बिल्कुल, मॉडलिंग नहीं की है मैंने। एक हमारा म्यूज़िक वीडियो था जिस पे मैंने एक्ट किया है। वो म्यूज़िक वीडियो का जो हमारा मैसेज था, वो वुमेन एम्पावरमेंट था। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये जो है, इस चीज़ को सिंगर कौन था? प्रमोट करना।
सिंगर जो है अनीसा शेख, जो कि न्यूयॉर्क की है, पाकिस्तानी है, तो उसके साथ मैंने काम किया था। तो और बहुत ही अच्छा हमारा प्रोजेक्ट था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया था उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड, और वो मैसेज लोगों तक पहुंचा। और उसमें ये था कि आप जो हमारे सोसाइटी में औरतें हैं, या जो हमारे वुमेन हमारे सोसाइटी में, वो अपने आप को जो है मतलब बहुत सारी चीज़ों का शिकार होते हैं, मतलब सेल्फ डिफेंस नहीं करते वो। तो उसमें ये था कि आपको जो है अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, और आपको जो है ट्रिक्स, जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। थैंक यू सो मच आज़िब भाई, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको इसी तरह और आगे बढ़ता जो है आपके जो कदम में आके बढ़ते जाएं, अल्लाह ताला आपका साथ दे और इसी तरह आप पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपसे मुलाकात करते हैं लोगों कल।